बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 19 किस्तें सुन चुके हैं। अब 20वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। कर्नल कोलन फील्ड मेरी आधी बात को तस्लीम करता हुआ बोला, कर्नल के $15,000 और मेजर के $10,000 मिला करेंगे। मंजूर है। मैंने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। तुम्हारे पास राइफल कौन सी है? बैरेट M107 मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर निकला। ठीक है, मुझे इजाजत, बाकी की तफसीलात तुम्हें अल्बर्ट साहब से मालूम हो जाएंगी। उसने खड़े होकर हम तीनों से अलविदाई मुसाफा किया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अल्बर्ट मुझे पूरी कार्रवाई की तफसीलात बताने लगा। मैं बेदिली से उसकी बात सुनता रहा। अलबत्ता अपने चेहरे पर मैंने बोरियत या बेजारी के तासरात पैदा नहीं होने दिए थे। अल्बर्ट मुझे तफसीलात से आगाह करता रहा। कार्रवाई का इलाका उसने गूगल अर्थ पर दिखाया था। जिस जगह पर वो पाक आर्मी के काफिले पर हमला करने का मंसूबा अपना रहा था, वो पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाला तंग रास्ता था। गाड़ियों में सवार फौज उस जगह किसी घात के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी। हमला आवरों को बुलंदी का फायदा हासिल था। मेरा दिमाग तेजी से कोई ऐसा मंसूबा सोचने में मसरूफ था जिसको प्रोकार लाकर मैं ये बात मुतलका काफिले के कायद तक पहुंचा सकता। अगर औरंगजेब साहब तक ये बात पहुंचा कर भी मैं अपना मकसद हासिल कर सकता था, लेकिन उनसे राब्ते की भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अल्बर्ट ब्रोक की बकवास खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में लाया गया। मुआहदा हो जाने के बावजूद मेरी निगरानी खत्म नहीं की गई थी। यकीनन परसों होने वाली कार्रवाई के बाद ही वो मुझ पर एतमाद करने का फैसला करते, और जो इरादा मैंने कर लिया था उसके बाद उनके एतमाद की धज्जियां बिखरने वाली थीं। अगले दिन मैं ज़हनी तौर पर जाने के लिए तैयार था, क्योंकि कार्रवाई से एक दिन पहले घात की जगह पर पहुंचना जरूरी था। मगर शाम तक भी मुझे लेने कोई ना आया। खाना लाने वालों से इस बारे इस्तफसार करना मुझे मुनासिब मालूम न हुआ। मुझे वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्बर्ट ब्रोक ही की थी। अगले दिन भी कोई सरगर्मी नजर न आई। मैंने सोचा शायद आर्मी के काफिले की हरकत किसी इल्तवा का शिकार हो गई थी। तीसरे दिन अल्बर्ट ब्रोक ने मुझे बुलाकर मुआजरत करते हुए कहा, माजरत ख्वाह हूं ज़ीशन, मेरा इरादा तुम्हें कल यहाँ से भेजने का था, लेकिन एक छोटा सा हादसा पेश आ गया। परसों गुरलामई जाने वाली हमारी एक गाड़ी आर्मी की चेक पोस्ट पर पकड़ी गई और उस सड़क पर आर्मी ने गुजरने वाली गाड़ियों की पड़ताल में सख्ती शुरू कर दी। बस गलती ये हुई कि हमें एक दिन पहले ही रवाना हो जाना चाहिए था। यह आप ही का काम था। मैं बेनियाजी से बोला, अलबत्ता मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। यकीनन उनका मंसूबा नाकाम रहा था। वो हंसा, खैर हमने तो अपना काम बाखैर खूबी सरंजाम दे दिया है, बल्कि अपना क्या तुम्हारा काम भी हो गया है। मेरा काम? मेरे लहजे में हैरानी थी। हाँ जी, तुम्हारा काम। अल्बर्ट मानी खेज लहजे में बोला, काफिला कायद लेफ्टिनेंट कर्नल और उसका दस्ते रास मेजर दोनों हलाक हो गए हैं, और उनकी हलाकत का सेहरा मैंने तुम्हारे सर बांध दिया है। अब कल कर्नल कोलन फील्ड से तुम उनके मारने का इनाम वसूल कर सकते हो। कर्नल साहब और मेजर साहब की शहादत का सुनकर मुझे धचका लगा था, मगर मैंने अपने हवास काबू में रखते हुए पूछा, इस मेहरबानी की वजह? वो फलसफियाना लहजे में बोला, याद रखना जवान, हम अमरीकी कभी किसी पर मेहरबानी नहीं करते। जो कुछ करते हैं अपने मफाद के लिए करते हैं। उनकी हलाकत तुम्हारे खाते में डालना अपनी राय और फैसले की अहमियत तस्लीम कराने के लिए है। पहले मिशन ही में तुम्हारी कामयाबी का सुनकर कर्नल कोलन फील्ड का मेरे चुनाव पर भरोसा पुख्ता हो जाएगा। उसके बरक्स अगर मैं ये तस्लीम कर लूं कि तुम्हें वहां तक पहुंचा ही नहीं सका हूं, तो यकीनन वो मेरी इस गफलत को माफ करने पर तैयार नहीं होंगे। बाकी तुम्हारी जेब में जाने वाली इनाम की रकम यूं भी अमेरिकन सरकारी खजाने से अदा होगी। ये बात है। मैंने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिया। जी जनाब, अब कल कर्नल कोलन फील्ड इसी जमन में तुमसे बात करेंगे। कोई बेवकूफाना बात करके मेरा भांडा ना फोड़ देना। इन दोनों के अलावा 5-6 दूसरे बंदों की हलाकत को भी अपने खाते में डाल देना, अच्छा असर पड़ेगा। पाक आर्मी के शहीद होने वाले मुजाहिदों के बारे वो बार बार हलाक हो जाने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। मैं इतना बेबस था कि उस पर नागवारी का इजहार भी नहीं कर सकता था, लेकिन दिल ही दिल में मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मौका मिलने पर उसकी गर्दन मरोड़ने से पहले उसकी ये गलतफहमी जरूर दूर कर दूंगा। कमरे में वापस लौट आने के बाद मेरे दिमाग में आर्मी के शहीद होने वाले जवानों का गम आंसुओं की सूरत अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। मैं अपने भाइयों की कोई मदद नहीं कर सका था। गो उनकी शहादत में मेरा कोई हाथ नहीं था, न उसमें मेरा कोई कसूर था। उसके बावजूद पहले से इस हमले की बाबत पता होने के सबब मुझे ये एहसास कचोके लगा रहा था कि उनके बचाव के लिए मैंने हाथ पांव नहीं हिलाए थे। तुम हाथ पांव हिला भी कैसे सकते थे? कहते हुए मैंने अपने दुखी दिल को तसल्ली दी।
अगले रोज मैं दोबारा कर्नल कोलनफील्ड के सामने मौजूद था। उसने दिल खोलकर मेरे काम की तारीफ की थी। यकीनन अल्बर्ट ब्रोक ने मेरे कारनामे बढ़ा चढ़ाकर बयान किए थे। $100 के नोटों की 3 गड्डियां मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, तुम्हारा मुआवजा तो $25,000 तय हुआ था, लेकिन इतना अच्छा काम देखने के बाद $5,000 मेरी तरफ से इनाम समझो। अपने भाइयों की शहादत के बदले मिलने वाली रकम पर मैं 1000 बार लानत भेजता, मगर उस वक्त वो रकम खुश दिली से वसूल करना मेरी मजबूरी थी। जब तक मैं आज़ादी हासिल न कर लेता, मुझे वो ड्रामा जारी रखना था। यूं में मेरे हाथों किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचा था, अलबत्ता उस हमले के जिम्मेदार को अंजाम तक पहुंचाने का तहिया मैंने जरूर कर लिया था। अब ये मेरे पाक रब को मालूम था कि मेरा ये इरादा शर्मिंदा तबीर होता या इससे पहले मैंने खुद ही इन दरिंदों का शिकार हो जाना था। मेरे एहसासात से बेखबर कर्नल कोलनफील्ड मुझे अगले मिशन की तफसीलात बताने लगा। पाकिस्तान आर्मी की एक चेक पोस्ट दरीन राय नामी पहाड़ी के करीब वाक़ थी। वहाँ 18 जवान मौजूद थे, जिनमें से 6 जवान एक वक्त में ड्यूटी पर मौजूद होते थे। वो इन तमाम गाड़ियों की पड़ताल करते जो उस रास्ते से गुजर कर अंगुराड़े की तरफ जाती थीं। चेक पोस्ट पर बने हुए एक बंकर में 2 जवान MG के पीछे हर वक्त चौकस खड़े रहते, जबकि बाकी के 4 जवान क्लशिंकोव से मुसल्ला होते और वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की पड़ताल करते रहते। 4 दिन बाद वहां से 2 मखसूस गाड़ियों ने गुजरना था, जिसके पास काफी असला और बारूद वगैरह मौजूद होना था। अंगुराड़े से वाना जाने वाली सड़क पर चूंकि बहुत ज्यादा चेक पोस्टें मौजूद थी, इसलिए उन्होंने मजकूरा गाड़ियां दरीन नराये वाले रस्ते से गुजारने का मंसूबा बनाया था। मेरा काम MG मोर्चे में खड़े 2 जवानों को निशाना बनाने का था, जबकि आर्मी के बाकी जवानों से गाड़ियों में मौजूद दहशतगर्द खुद निपट लेते। अगले मरहले में दहशतगर्दों ने आगे बढ़ जाना था और पाक आर्मी के रहायशी बंकर जो इस चेक पोस्ट के साथ एक बुलंद चोटी पर मौजूद थे, वहां पर मौजूद 12 जवानों को दहशतगर्दों के ताकुब से रोकना भी मेरी और मेरे साथ मौजूद सनोबर खान के आदमियों की जिम्मेदारी थी। कर्नल कोलनफील्ड ने मुझे मजमूई तौर पर कार्रवाई की तरतीब से आगाह किया और मुकम्मल तफसीलात बताने की जिम्मेदारी अल्बर्ट ब्रोक के सर पर डालकर रुखसत हो गया। अल्बर्ट ब्रोक ने बारीक बीनी से मुझे सारे मंसूबे से आगाह किया। उसकी बात खत्म होते ही मैंने कहा, इस मामले में तो मुझे अपना कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। MG मोर्चे में मौजूद 2 जवानों को निशाना बनाने के लिए एक स्नाइपर को इतना मुआवजा देना अजीब लगता है। ये बात तुम इसलिए कर रहे हो कि एक तो तुम्हें यह मालूम नहीं है कि हमारे आदमियों की गाड़ियों में मौजूद गोला बारूद कितना कीमती है। दूसरा, MG पोस्ट में मौजूद दोनों जवान हमारी गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर गाड़ियों की चेक पोस्ट से गुजर कर आगे जाने के बाद रहायशी बैंकरों में मौजूद पाक आर्मी के जवान बड़ी आसानी से हमारे आदमियों का ताकुब करके उन्हें गिरफ्तार या कत्ल कर सकते हैं, जबकि तुम जैसा तजुर्बाकार स्नाइपर किलोमीटर भर दूर से बड़ी आसानी से आर्मी के जवानों को ताकुब से रोक सकता है। और आखिरी बात यह कि तुम्हें अपने मुआवजे से मतलब होना चाहिए। हम तुमसे क्या काम ले रहे हैं, यह हमारा दर्द सर है। ठीक है, मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। आज मंगल है और हफ्ते के दिन कार्रवाई करेंगे। अपनी बात खत्म करके उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। हमारी हर बैठक के वक्त नेगरो दुशीजा ट्रेसी वालकर मौजूद रहती थी। दुराने गुफ्तगू वो अपनी नीली आंखों से मुझे घूरती रहती। मैंने एक बार भी उसके मुंह से कोई बात नहीं सुनी थी। यकीनन अल्बर्ट उसे अपने मुहाफिज के तौर पर साथ रखता था। उसके मुसलसल घूरने के रद्द-ए-अमल पर बाज़-औक़ात मैं भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता था, मगर उसने कभी नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। अक्सर मुझे उसकी निगाहें अजीब किस्म की दावत देती या सवाल करती नजर आती, जिसकी तोजी से मैं कासिर था। पहले दिन उससे हाथापाई करते वक्त भी मुझे उसकी आंखों में किसी किस्म की बरहमी नजर नहीं आई थी। बिस्तर पर लेटते हुए मैं काफी देर ट्रेसी के बारे सोचता रहा। अल्बर्ट ब्रोक का रवैया भी अजीब सा था। वो मुझसे ऐसे काम ले रहा था जो कोई आम आदमी भी कर सकता था। एक हतमी सोच मेरे दिमाग में यही आई कि शायद वो कोई अहम काम करने से पहले मुझे आजमाना चाहता है कि मैं पाक आर्मी के खिलाफ फायर करता भी हूँ या नहीं। मेरी तरफ से उसका जरूरी काम भाड़ में जाता। मैं तो बस एक मौका की तलाश में था कि वहां से भाग जाऊं, और भागने के लिए भी मैं ऐसा मंसूबा बनाना चाहता था जिसमें गलती की गुंजाइश न होती। अभी तक उन्होंने मुझसे निगरानी नहीं हटाई थी। वहां से भागने की कोशिश में नाकाम होने की सूरत में उन्हें धोखा देने का पोल खुल जाता। बेहतर यही होता कि दुराने मिशन ही मैं भागने के मंसूबे पर अमल करता। हमने हफ्ते के दिन सुबह सवेरे कार्रवाई की जगह पर पहुंचना था, मगर जुमा के दिन मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया था कि एकदम बुलावा आ गया। पता चला दहशतगर्दों की गाड़ी किसी खास वजह से वक्त से पहले ही अंगुराड़े से निकलकर दरीन राय की तरफ चल पड़ी थी, और हफ्ते के बजाय जुमा के दिन ही मंसूबे पर अमल दरामद करना पड़ गया था। हम हंगामी तौर पर वहां से रवाना हुए। हमसे पहले एक गाड़ी फिलफोर कार्रवाई की जगह की तरफ भेज दी गई थी। मैं मुहावजे के नरगे में गाड़ी के करीब पहुंचा। डबल कैबिन की अकबी नशिस्त पर अल्बर्ट और ट्रेसी विराजमान थे।
अल्बर्ट ने मुझे अगली निश्चित पर बैठने का इशारा किया और हम चल पड़े। आधा घंटा पुख्ता सड़क पर सफर करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतारा और हम पहाड़ों के दरमियान सफर करने लगे। अल्बर्ट बार बार ड्राइवर को तेज रफ्तारी से चलने का कह रहा था। कच्चे रास्ते पर हम 20 मिनट चल पाए होंगे कि गाड़ी झुरझुरा कर रुक गई थी। ड्राइवर ने नीचे उतरकर बोनट खोला और खराबी दूर करने की कोशिश करने लगा। अल्बर्ट ब्रोक पहलू तब्दील करते हुए बेचैनी का इजहार कर रहा था। ट्रेसी अलबत्ता बेफिक्री से बैठी थी। 5-10 मिनट के बाद ड्राइवर ने नाकामी का ऐलान किया और अल्बर्ट वाही तबाही बकता मोटोरोला सेट पर दूसरी गाड़ी मंगवाने लगा। दूसरी गाड़ी के आने तक हम वहीं ठहरे रहे। उसी दौरान गाड़ी की बाड़ी में बैठे हुए मुहाफिजों के कमांडर ने बताया कि दहशतगर्दों की गाड़ी आर्मी चेक पोस्ट पर पहुंच चुकी थी। हमसे पहले जो आदमी कार्रवाई की जगह की तरफ रवाना किए गए थे वो भी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। मजबूरन उन्हें हमारी गैर मौजूदगी में ही मंसूबे की तकमील करना पड़ गई थी। नई गाड़ी के हम तक पहुंचने तक हमें आर्मी चेक पोस्ट से दहशतगर्दों की गाड़ियों के कामयाबी से गुजर जाने की इत्तला पहुंच गई थी। हम बजाय आगे बढ़ने के वापस लौट आए कि मेरी कैद के दिन अभी तक बाकी थे। थोड़ी देर बाद मैं अल्बर्ट और ट्रेसी के सामने ड्राइंग रूम में बैठा काफी पी रहा था। काफी की दावत अल्बर्ट ने दी थी। मिस्टर जीशन, पहले की तरह ये बात याद रखना कि तुमने इस मिशन में भरपूर हिस्सा लिया है। मैं नहीं चाहता कि कर्नल कोलन फील्ड तक हमारी बद इंतजामी और मिशन में हिस्सा न लेने की बात पहुंचे। वो इन छोटी मोटी कार्रवाइयों से तुम्हारी कारकर्दगी जांच रहा है। अगर वो तुम्हें फायर करते देख चुका होता तो कभी भी इस तरह से तुम्हारा इम्तिहान न लेता, मगर अब जब तक वो अपनी तसल्ली नहीं कर लेगा यूं ही तुम्हारा इम्तिहान लेता रहेगा। मैं चूंकि तुम्हारी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इन छोटी मोटी कार्रवाइयों में शामिल हो पाते हो या नहीं हो पाते। मैं उसकी बात पर गहरा सांस लेकर रह गया था। जबरदस्ती के कारनामे मेरे नाम से मंसूब करके वो कर्नल कोलन फील्ड पर अपनी धाक बिठाना चाह रहा था, और जिस दिन मैं फरार हो जाता यकीनन कर्नल कोलन फील्ड को जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाता। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मैंने जल कर सोचा और उससे इजाजत लेकर वापस कमरे में लौट आया। चारों मुहाफिजों ने दम छल्ले की तरह मेरे साथ चलते हुए मुझे अपने कमरे में पहुंचा दिया। हर मर्तबा कमरे से निकलते और वापस लौटते वक्त मैं उनके हरकत और सुकनात को गहरी निगाहों से देखा करता, मगर न मालूम क्या बात थी कि मुझे पहले दिन की तरह चुकस और चुकन्ने ही नजर आते थे। अगले दिन कर्नल कोलन फील्ड से मुलाकात हुई। उसने मेरी कारकर्दगी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया था। मिशन की तय की हुई रकम $10,000 मेरी जानब बढ़ाकर वो अगले मिशन की तफसीलात बताने लगा। इस मर्तबा मिरान शाह से दत्ताकील जाने वाले एक काफिले पर घात का मंसूबा बना था। शमाली वजीरिस्तान के हालात पाक आर्मी के लिए काफी नगुफ्ता बातें और हर काफिले की हरकत से पहले रास्ते में आने वाली तमाम पहाड़ियों पर काफिले की हिफाजत के लिए आर्मी के दस्ते एक दिन पहले बिठा दिए जाते ताकि दहशतगर्द काफिले के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। अब जो काफिला चल रहा था उसकी खास बात यह थी कि 2 ट्रकों में दत्ताकील और उससे मुल्हिका 1-2 इलाकों में तैनात आर्मी के जवानों के लिए बड़ी मार्टर गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स का एमुनेशन लाया जा रहा था, और मुझे उन्हीं 2 गाड़ियों के फ्यूल टैंक को निशाना बनाकर उस एमुनेशन को तबाह करना था। चूंकि नजदीकी पहाड़ियों पर पाक आर्मी के चाकू चौबंद दस्ते तैनात थे, इसलिए ये काम 1.5-2 किलोमीटर के फासले से करना था। आर्मी के काफिले ने अगले हफ्ते आना था। कोलन फील्ड तो अजमाली तफसीलात बताकर रुखसत हो गया, जबकि हम तफसीली मंसूबा बनाने लगे। गूगल अर्थ के जरिए हमने मिरान शाह से दत्ताकील आने वाली पूरी सड़क का जायजा लिया। वहां इंटरनेट की सहूलत भी थी और अल्बर्ट ब्रोक का लैपटॉप भी मौजूद था। आखिर में अपनी जगह का चुनाव करके हम मंसूबे को हतमी शक्ल देने लगे। मुझे दिखावे के लिए मजबूरन बढ़ चढ़कर गुफ्तगू में हिस्सा लेना पड़ता। चूंकि उस मंसूबे पर अमल करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता था, इसलिए मंसूबे बनाते वक्त मैं मशवरे देने में बुखल से काम नहीं लेता था। एक स्नाइपर को ऐसे हालात में कौन कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती थी और कैसी जगह की जरूरत पड़ सकती थी, ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता था। और मंसूबे बनाते वक्त मैं ये मालूमात फराख दिली से अल्बर्ट ब्रोक के गोश गुजार करता रहता ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं उसके साथ मुखलिस हूँ। मुझे बस एक मौका की तलाश थी कि वहां से फरार हो सकूं। उसके बाद मैंने जो कुछ अल्बर्ट ब्रोक और उसके चमचे सनोवर खान के साथ करना था, वो इस सलूक को अपनी कब्र में भी न भूल पाते कि किससे वास्ता पड़ा था। पहले की तरह इस बार भी मंसूबे पर अमल दरामद करने से एक दिन पहले पता चला कि पाक आर्मी का काफिला खिलाफे तवक्का मिरान शाह से निकलकर दत्ताकील की तरफ चल पड़ा था। हमारा अंगुराड़े से वहां पहुंचकर काफिले के खिलाफ कार्रवाई करना मुमकिन नहीं रहा था। अल्बर्ट ने मेरे सामने ही देगान के मकामी कमांडर से टेलीफोन पर बात की कि उसे उस जगह के बारे बताया जहां से वो काफिले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। उसके मुंह से अंग्रेजी की बजाय उर्दू सुनकर मुझे खासी हैरानी हुई थी, मगर मैंने उससे इस्तफसार की कोशिश नहीं की थी। पहली बार उसने मेरे सामने उर्दू में बातचीत की थी, वरना इससे पहले वो मुलाजमों से भी अंग्रेजी जुबान में ही बात करता नजर आता। या और बात के सनोवर खान ने उसके साथ जो खिदमतगार मुतय्यन किए थे वो तमाम अंग्रेजी जुबान से अच्छी तरह
खासी वाकफियत रखते थे। टेलीफोन बंद करके वो मुझसे मुखातिब हुआ, वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब भी हम नया मंसूबा बनाते हैं उसमें कोई ना कोई कमी कैसे रह जाती है, और ऐसा तीसरी मर्तबा हो रहा है। क्या कह सकता हूँ? मैंने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी जाहिर की। ट्रेसी के होठों पर दिलावेज मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। बिलाशुबा वो रंगत में काली थी, मगर उसके जिस्मानी खतूत और नैन नक्श बला के पुरकशिश थे। क्या अब मैं इससे मुतासर हो रहा हूँ? मैंने खुद से सवाल किया। जवाबन अहमक दिल ने फौरन परवाइशा की मोहनी सूरत मेरी आंखों के सामने लहरा दी। दिल किसी सूरत उसे भुलाने को राजी नहीं था। ना तो उसे ये गर्ज थी कि परवाइशा मेरे साथ क्या कुछ कर चुकी थी, और ना उसे परवाइशा के गलीज करदार पर कोई गुस्सा आ रहा था। मेरे दिमाग को किसी शायर के ख्याल ने आईना दिखाया। दिल में होता तो किसी तौर निकल भी जाता। अब तो वो शख्स बहुत दूर तलक है मुझ में। वाकई परवाइशा की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं, नस नस में समा चुकी थी। उसके साथ बीता वक्त मुझे गुजरी हुई खुशी की याद दिलाने लगा। अगर हमारे आदमी कामयाब हो गए तो हमें फिर वही ड्रामा रचाना पड़ेगा। अल्बर्ट ब्रोक की आवाज मुझे हाल की दुनिया में वापस लाई। मेरे समझ में उसकी बात नहीं आ सकी थी। अल्बर्ट मुस्कुराया। तुम शायद दिमागी तौर पर हाजिर नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उसकी तरदीद करने की फजूल कोशिश की। मैं कह रहा था कि अगर दिगान का कमांडर हदफ को तबाह कर देता है तो हमें एक बार फिर पुरानी तरकीब आजमाना पड़ेगी। मैं हर सूरत कर्नल साहब के सामने अपने इंतखाब को सुरखरू देखना चाहता हूँ। मैंने बेनियाजी से कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? वो मानी के लहजे में बोला, बात एतराज की नहीं है, बस हैरानी है कि बार बार ऐसा इत्तेफाक क्यों हो रहा है। मैंने रूखे लहजे में कहा, इस क्यों का जवाब मेरे पास मौजूद नहीं है। खैर, आराम करो, शाम को बात करेंगे। और मैं ट्रेसी पर आखिरी नजर डालकर कमरे से बाहर निकल आया। सुपहर को मालूम हुआ कि दिगान का मकामी कमांडर पाक आर्मी के एमुनेशन वाले ट्रकों में से एक को तबाह करने में कामयाब हो सका था। नतीजे में उसके 2 आदमी भी जान से हाथ धो बैठे थे। अल्बर्ट ने फौरन इस मुतल्लिक एक कहानी तरतीब दी, जो मैंने अगले दिन कर्नल कोलनफील्ड के सामने दोहरा दी। इस घड़ी हुई कहानी में तबाह होने वाली गाड़ी की तबाही का सहरा मेरे सर बांध कर बच जाने वाली गाड़ी और दिगान के 2 आदमियों की हलाकत का जिम्मेदार दिगान के मकामी कमांडर को ठहराया गया था। कर्नल फील्ड ने मुझे हल्की सी सरजश की कि अल्बर्ट ब्रोक का खसूसी नुमाइंदा होने की हैसियत से वहां की क़यादत मेरे हाथ में थी, लेकिन उसके साथ ही उसने मेरी तारीफ करके गोया मेरी दिलजोई करने की कोशिश की थी। मेरे साथ तय करदा मुआवजे की आधी रकम मेरी तरफ बढ़ाकर वो गोया हुआ, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और जाने से पहले चंद ज़रूरी कार्रवाइयाँ तुम्हारे जिम्मे लगाता जाऊँ। मेरी वापसी तक ये काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। वो मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर रोशनी डालने लगा कि हमने कहाँ कहाँ वो काम सर अंजाम देना थे। मैं और अल्बर्ट ब्रोक समझ जाने के अंदाज में सर हिलाते रहे। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की अजमाली तफसील बताने के बाद वो मुझे मुखातिब हुआ, मिस्टर जीशान, तुमसे एक और मशवरा भी करना था। जी सर। मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। अगर हम तुम्हें वापस भेज दें तो क्या तुम पाक आर्मी में रहकर हमारे लिए काम कर सकते हो? क्यों नहीं? मैंने फौरन जोश जाहिर किया, क्योंकि मुझे तो बस वहां से जान छुड़ाने का बहाना चाहिए था। कहीं तुम ये तो नहीं सोचोगे कि ग्रीन कार्ड की उम्मीद दिलाकर हम तुम्हें फिर से पाक आर्मी के उसी नज्मो जब्त भरी जिंदगी के जहन्नम में धकेलना चाहते हैं? नहीं सर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे वहां भी 3 साल तक आपके लिए काम करना पड़ेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम मैं यहाँ पर सर अंजाम दूं या आर्मी में रहते हुए पूरा करूं। शाबाश। उसने तहसीन अमेज अंदाज में सर हिलाया। बस तय हो गया कि अमेरिका से वापसी पर तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। मेरे चेहरे पर मायूसी भरे असरात फैल गए थे। मैंने तो सोचा था शायद वो फिलफोर मेरे जाने का हुक्म जारी करेगा, मगर उसने अपने हुक्म को अपनी अमेरिका से वापसी के साथ नथी कर दिया था। उसके जाने के बाद अल्बर्ट ब्रोक ने बाकायदा नक्शा निकालकर उन मखसूस जगहों की निशानदही की जहां हमने पाक आर्मी के रहायशी बंकरों, चेक पोस्टों और हरकती काफिलों पर छापे और घात की कार्रवाइयां करनी थी। कर्नल कोलनफील्ड ने तकरीबन 7 मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई का हुक्म दिया था। हम दोनों तरतीब से हर जगह के लिए अलग-अलग मंसूबे बनाने लगे। इस ज़मन में हम तफसील से एक मंसूबे का जायजा लेते और उसके बारे सारी तफसीलात तय करके अगले मंसूबे पर बातचीत करने लगते। मैंने दबे लफ्जों में अल्बर्ट को कहा भी कि हर मिशन पर जाने से 1 दिन पहले उसका मंसूबा बना लिया करेंगे। वो जवाबन बोला, नहीं यार, जरूरी नहीं कि हर मंसूबे पर मैं तुम्हें वक्त दे पाऊं। एक बार तमाम मंसूबों पर बातचीत होने के बाद तुम अपनी मर्जी से हर मिशन की तकमील के लिए जा सकती हो। और मैं इस बात में सर हिलाकर रह गया। रात गए तक मैं वहीं मसरूफ रहा। खाना भी हमने वहीं बैठकर खाया था। कमरे में वापस आकर मैं आने वाले वक्त के बारे सोचने लगा। अजीब बात थी कि मुझे किसी मिशन पर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। बगैर कोई काम किए मैं कर्नल कोलनफील्ड से डॉलर भी वसूल कर रहा था और शाबाश भी। अब भी अमेरिका जाने से पहले वो दहशतगर्दी के 6-7 अहदाफ हमारे हवाले कर गया था। नामालूम किस मिशन पर जाने का मौका मैं हासिल कर पाता। एक बात तो यकीनी थी कि मेरा पहला मिशन ही आखिरी मिशन साबित होना था, क्योंकि पाक आर्मी के खिलाफ मैं किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता था, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाती या किसी और नुकसान का सामना करना पड़ता। कभी कभी मुझे लगता कि कुदरत मुझ पर मेहरबान है। मिशन पर जाने से पहले कोई न कोई रुकावट खड़ी हो जाती है।
गोया कुदरत चाहती है कि मैं यहीं से फरार होने की कोशिश करूं, लेकिन उसके साथ अपनी सख्त निगरानी देखकर मैं बेबस होकर रह जाता था। कमरे की दीवार में नकब लगाना नामुमकिन था, ना तो मेरे पास कोई ऐसा तेज धार आला मौजूद था जिससे मैं सीमेंट के ब्लॉक से बनी हुई दीवार में सुराख बना पाता, और ना ही कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान बना हुआ था कि जिसके जरिए मैं भागने की कोशिश करता। न जाने सरदार और मेजर औरंगजेब साहब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरी ज़हनी रोज दूसरी जानब बहने लगी। नामालूम उनकी नजर में मैं जिंदा भी था या मर चुका था। मेरे गायब होने के मुतल्लक मेरे वालिद साहब को इतला पहुंचाना उनका इखलाकी फर्ज बनता था, क्योंकि किसी भी किस्म का राब्ता न होने की सूरत में उनका ये गुमान करना कि मैं दहशतगर्दों का शिकार बन चुका हूँ एक वाज़ेह हकीकत थी। हो सकता है सरदार पलवैसा से राब्ता करे। एक उम्मीद अफजा सोच मेरे दिमाग में जागी, लेकिन उसके साथ ही तल्ख सोच ने मेरे मुंह कड़वाहट घोल दी कि परवाशा उसे क्यों हकीकत बताने लगी। यूं भी अपने जुर्म से पर्दा उठाना वो कब गवारा करती। परवाशा का नाम आते ही बेईमान दिल सारी सोचों को पसे पुष्ट डालकर उसे याद करने लगा। तेज बारिश के दौरान जब मैंने उसे चादर उड़ाई थी तो वो कितनी बेसाख्तगी से बोली थी, कितना ख्याल करते हो अपनी चीज का ना। और मैंने कहा था, हाँ कीमती चीजों की हिफाजत मालिक को करना पड़ती है। कितनी बेकदर और सस्ती चीज को मैं कीमती समझता रहा था। जवाबन उसका ये कहना, राजू अगर मैं कहूँ कि आपसे मोहब्बत करती हूँ तो आपका जवाब क्या होगा। कितनी चाहत मोहब्बत और खुलूस में नहा था इन अल्फाज में। उस वक्त भी मैंने हंसते हुए पूछा था, अच्छा अब तक इकरार की गुंजाइश मौजूद थी। इकरार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जिस आदमी से मोहब्बत हो जाए उसे फौरन बता देना चाहिए। तो क्या ये मोहब्बत आज हुई? नहीं, अब तो लगता है हमेशा से थी। शायद उस वक्त से जब मुझे पता चला कि मैं लड़की हूँ, शायद उस वक्त जब मैंने बातें करना सीखा, शायद उस वक्त जब मैं पैदा हुई, या शायद उस वक्त जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। कितनी मुखलिस और सच्ची लगी थी वो उस वक्त। क्या कोई इतना अच्छा अदाकार भी हो सकता है? ना करने की जुर्रात मुझे इसलिए भी ना हुई कि उसके मुतल्लक पलवाशा की मिसाल मेरे सामने मौजूद थी। मेरी शादी का जिक्र छेड़ने पर उसने कितनी हसरत से कहा था, पता नहीं कब वो दिन आएगा राजू, आप चचा खुशहाल खान को कहकर मुझसे निकाह के 2 बोल पढ़वा क्यों नहीं लेते। और जब यह बात यकीनी है कि आपने मुझे अपनाना है और मैंने भी इस मामले में किसी की परवाह नहीं करनी, फिर इंतजार किस बात का? क्या वो बेसब्री का इजहार दिखावा था? अगर मैं शादी करने पर तैयार हो जाता तो जाने वो क्या बहाना करती। उसे भला बहाना करने की क्या जरूरत थी? एक और तलक सोच मेरे दिमाग में उभरी। किसी मर्द का पहलू गर्म करना उसके लिए कोई नई बात तो नहीं थी कि उसे कोई परवाह होती। उसने तो कबील खान की हलाकत के बाद मेरा सौदा करने का मंसूबा बना लिया था। यह भी मुमकिन था कि उसका इरादा फक्त मुझसे पतला लेने का हो। मैंने उसे इतनी बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया था और वो यही बात दिल में लिए फिरती रही। पहले मुझे कबील खान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया, और जब मेरा काम पूरा हो गया तो उसे बदला लेने का ख्याल आ गया। मेरे अलहदा होने की बात पर उसने कैसे बिपरते हुए कहा था, तुम एक बुज़दिल, कम हिम्मत और बेवकूफ शख्स हो। तुम्हें कत्ल करने का इरादा तब्दील नहीं करना चाहिए था। यकीनन माहीन ने बिल्कुल ठीक किया था तुम्हारे साथ। तुम हो ही इस काबिल। अहमक, सड़ते रहो अकेले, भाड़ में जाओ। मैं थूकती भी नहीं हूँ तुम पर। इतने यूसुफ सानी नहीं हो कि तुम्हारे पीछे भागती फिरूं। शक्ल देखी है अपनी, इतने नखरे दिखाते हो। कितनी बेसाख्तगी से उसने नाराजी का इजहार किया था। वो सिर्फ ड्रामाबाज नहीं थी बेअकल इंसान, वो और कई कामों में भी माहिर थी। उसका रक्स देखा था, उसकी बर्दाश्त, लड़ने का अंदाज, बेखौफी, दलेरी और बहादुरी। क्या ये सब बातें जाहिर नहीं करती कि वो अनोखी थी? हाँ, वो अनोखी थी, बहुत अनोखी। इतनी के इतने गलीज करदार और धोखाबाज होने के बावजूद भी दिल उसकी तरफदारी करने से बाज नहीं आ रहा था। उस धोखेबाज बेवफा की यादों से जान छुड़ाने का एक ही तरीका था कि मुझे किसी और औरत की मोहब्बत मिल जाती, किसी ऐसी लड़की की जो सचमुच मेरे बिखरे वजूद को समेट लेती। लेकिन ऐसी लड़की आएगी कहाँ से? मेरे दिमाग में इस्तजाहिया सोच उभरी। पहले वाली 4 औरतों का रवैया भूल गया है तुम्हें? और अगर वाकई कोई ऐसी मिल भी जाती है तो क्या सचमुच दिल उसे भुलाने में कामयाब हो जाएगा? कभी भी नहीं। अहमद दिल ने फौरन नफी में पुकार कर अपना एहतिजाज दिमाग तक पहुंचाया। पलवाशा की यादें मेरी नींद उड़ा देती थी। कभी नफरत से मेरा बदन भकने लगता और कभी मेरे दिमाग में गिले शिकवों का दरिया बहने लगता। कभी उसकी शौकी भरी बातें और चंचल अदाएं मेरे होंठों पर हंसी बखेर देती और कभी उसकी मासूमियत भरी अदाएं मुझे बेचैन करने लगती। उसकी याद मेरी सारी सोचों पर गालिब आ जाती। ना तो मुझे ये याद रहता कि मैं दुश्मन की कैद में था, और ना ये कि मेरे प्यारे मेरे बारे कितनी परेशानी और मुसीबत का शिकार होंगे। कहीं सुबह सादिक करीब जाकर मुझे नींद आई थी।
नींद में भी वो अपनी पूरी वजाहत और कशिश के साथ मेरे ख्वाबों पर हावी रही। हंसते मुस्कुराते और मुझे छेड़ते हुए वो इस बात से बेपरवाह नजर आई कि वो मेरे साथ क्या सलूक कर चुकी थी। मेरी आंख नाश्ता लाने वालों की आमद से खुली। शुरू दिन से नाश्ता और खाना 2 आदमी लाया करते थे। एक हथियार बंद आदमी दरवाजे में खड़े होकर मेरी निगरानी करता, जबकि दूसरा लकड़ी की मेज पर खाने के बर्तन रख देता। अगर मैं नाश्ता लाने वाले पर काबू भी पा लेता तब भी उसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसकी जान बचाने के लिए मुझे जाने देते। एक अल्बर्ट ब्रोक की शख्सियत ऐसी थी जिस पर काबू पाकर भी मैं वहां से निकल सकता था, लेकिन ट्रेसी जैसी खतरनाक लड़ाका की मौजूदगी में ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं देता था। एक बार मैं नाकाम कोशिश कर चुका था और अगली नाकाम कोशिश मेरा पोल खोल सकती थी। फिलहाल वो मुझ पर काफी एतबार कर रहे थे। दोबारा किसी ऐसे इकदाम पर झिलाकर वो मुझे कत्ल भी कर सकते थे। गो मैं मरने से नहीं डरता था, लेकिन मुझे जिंदा रहने की जरूरत थी, सिर्फ इतनी देर के लिए कि कम अज कम एक बार मैं धोखेबाज पलवैशा से पूछ सकता कि उसने मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया था। सिर्फ एक बार। नाश्ता रखकर वो बाहर निकल गए और मैं कमरे से मुलहिक गौसलखाने में घुस गया। ताजा दम होकर मैंने नाश्ता किया और दोबारा लेट गया। 2 दिनों बाद पाक आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करना थी। उससे पहले मुश्किल था कि मुझे कमरे से बाहर निकाला जाता। हमने जुमा के दिन मंसूबे पर अमल करना था। जुमा का दिन आया और गुजर गया, मगर मेरा बुलावा न आया। मैंने खाना लाने वालों से इस्तफ्तार भी किया, मगर वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे। बस इतना मालूम हुआ कि अल्बर्ट ब्रोक वहां मौजूद नहीं था। यकीनन उसकी गैर मौजूदगी में मुझे बाहर जाने की इजाजत कोई नहीं दे सकता था। अगली कार्रवाई बुध के दिन होना करार पाई थी। बुध का दिन भी यूं ही गुजर गया। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब अंदेशे सर उठाने लगे थे। कभी कभी मुझे यूं लगता कि मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार होने वाला हूं, लेकिन फिर साजिश की तुझी से मैं कासिर रहता। पाक आर्मी के खिलाफ मैंने एक कार्रवाई भी नहीं की थी कि ज़मीर मुझे मतून करता। 2 हफ्ते बगैर किसी कार्रवाई के गुजर गए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अल्बर्ट ब्रोक ने तमाम मंसूबों पर अमल दरामद क्यों रोक रखा था। मुझे वहां कैद के अलावा कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन खाली कैद भी बजाते खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। सारी दुनिया से कटकर एक कमरे में महदूद हो जाना नहायत पुरआजार और ज़हनी कोफ्त का सबब होता है। तन्हाई में जाने कौन कौन सी सोचे, ख्यालात और अंदेशे मुझे बेचैन किए रखते। अपनी नहायत महबूब हस्ती से धोखा खाना कितना अजियतनाक और तकलीफदेह होता है, इसका अंदाजा वही कर सकता है जिस पर यह हादसा बीत चुका हो। मैं खाना लाने वालों से मुसलसल अल्बर्ट ब्रोक के बारे पूछता रहता और वो लाइल्मी का इजहार कर देते। उस दिन हस्बे मामूल मैंने नाश्ता लाने वालों से अल्बर्ट के मुतल्लिक पूछा तो पता चला कि वो हवेली में आ गया था। मैंने फौरन उसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और नाश्ता लाने वाले सर हिलाकर बाहर निकल गए। मेरे नाश्ता करने तक वो अल्बर्ट तक मेरी बात पहुंचाकर वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद 4 मुसल्लह अफराद भी मुझे लेने के लिए पहुंच गए। अल्बर्ट अनेक्सी के ड्राइंग रूम में ट्रेसी के साथ बैठा मुझे अपना मुंतजिर नजर आया। जी जनाब, कैसे हो? दिन कैसे गुजर रहे हैं? मेरे बैठते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हमारी कार्रवाइयां मंसूबे बनाने की हद तक की थी? उसने जबरदस्ती का कहका लगाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम 2-3 दिनों तक अपने मंसूबों पर अमल दरामद शुरू करेंगे। मैं थोड़ा मसरूफ था, इसलिए तमाम मंसूबे अदम तुझी का शिकार रहे। ये ना हो कर्नल साहब वापस लौट आए और हम मसरूफ ही रहे। मेरा अंदाज ऐसा था कि गोया कि मैं कर्नल कोलनफील्ड के सामने सुरखरू रहना चाहता हूँ। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, बेफिक्र हो, इस बात की तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे है। न जाने क्यों मुझे ये लग रहा था कि ये बस तिफल तसल्ली ही थी। वो शायद ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसके साथ ये बात भी मुझे अचंभे में डाले हुए थी कि आखिर वो मुझसे कब काम लेते। मुसलसल कैद में रहते हुए मैं थक गया था। देखिए अल्बर्ट साहब, साफ बात यह है कि अब जब चाहे मुझसे काम लें, लेकिन अब मैं इस कैद से तंग आ गया हूँ, इसलिए बराहे मेहरबानी ये निगरानी हटा दे। मैं बगैर लगी लिपटी रखे मुद्दे पर आ गया था। अल्बर्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। मेरा ख्याल है काफी पी लेते हैं। उसने आवाज देकर मुलाजिम को काफी लाने का कहा। वहीं एनेक्सी में छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था और अल्बर्ट का खिदमतकार वहां मौजूद था। उसने मेरी बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने कोई और दरख्वास्त भी की है। अपनी बात का जवाब न मिलने पर मैंने याद दहानी करवाई। फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है। उसने इनकार में सर हिलाया। अलबत्ता जिस दिन तुमने किसी मिशन में बाकायदा हिस्सा ले लिया, उस दिन ये सारी निगरानी खत्म कर दी जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें अपने मंसूबों पर काम शुरू कर देना चाहिए। वो टालने वाले अंदाज में बोला। कहा तो है 2-3 दिन सब्र करो, उसके बाद तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उसके अंदाज ने मेरी सोचों में हलचल मचा दी थी। मेरा यह समझना गलत था कि वो मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। यकीनन वो किसी सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक मुझे टाल रहा था। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की LCD पर अंग्रेजी खबरों का कोई चैनल चल रहा था। मुझे खामोश पाकर अल्बर्ट खबरों की तरफ मुतवज्जा हो गया। ट्रेसी नाखन तराश की खुरदरी सतह को अपनी उंगलियों के नाखनों पर रगड़ रही थी। उसकी तरफ देखते हुए मेरा ज़हन तेजी से किसी अधेड़ बंद में मसरूफ था। एकदम मैंने मजीद इंतजार न करने का फैसला कर लिया था। मुलाजिम काफी के बर्तनों के साथ नमूदार हुआ। अल्बर्ट के सामने काफी का मग रखकर उसने मेरे दाएं जानिब पड़ी तपाई पर भी काफी का मग रखा और ट्रे में रखा। तीसरा मग लेकर ट्रेसी की तरफ बढ़ गया। मेरे असाब एकदम तन गए थे। यूं ही वो ट्रेसी और अल्बर्ट के दरमियान में आया।
मैंने उठकर एकदम छलांग लगा दी। अल्बर्ट के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगा। उसके संभलने से पहले मैंने उसका दायां बाजू पकड़कर मरोड़ा और अगले हिले में उसकी गर्दन में हाथ डालकर मैंने उसकी पीठ अपनी छाती से लगा ली थी। उसके साथ ही मेरा हाथ उसके कोट की जेब में रींगा और मैंने पिस्तौल निकाल लिया। मुलाजिम ने मेरी हरकत की आहट सुनते ही पीछे मुड़कर देखा और अल्बर्ट को मेरे कब्जे में देखते ही उसके मुंह से सरसराते हुए चीख बुलंद हुई। सिक्योरिटी दरवाजे पर मौजूद मुहाफिज दंदनाते हुए अंदर घुस आए थे। खबरदार, अगर किसी ने गलत हरकत की मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। पिस्तौल की नाल अल्बर्ट की कन्वर्टी से लगाते हुए मैं दहाड़ा। ये अल्फाज मैंने अंग्रेजी में अदा किए थे। मेरी नजरें ट्रेसी वालकर पर गड़ी थी कि मुझे सबसे ज्यादा उसी से खतरा था, मगर यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही थी कि ट्रेसी हाथ के इशारे से मुहाफिजों को बाहर निकलने का कहकर इत्मीनान से काफी पीने लगी। मुहाफिज गो की कैफियत में खड़े थे। दफा हो जाओ, वो अंग्रेजी में धाड़ी। उनकी आवाज काफी भारी थी, या शायद वो खुद हल्क पर जोर देकर बोल रही थी। तमाम मुहाफिज उल्टे कदमों बाहर निकल गए थे। तुम भी जाओ, उसने हक्का बक्का खड़े मुलाजिम को कहा और वो चौंक कर सर हिलाता हुआ बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। अल्बर्ट ने कहा, मेरा ख्याल है बैठकर बात कर लेते। अपनी गर्दन पर मेरी बाजू की दबाव की वजह से वो फंसी आवाज में बोला था, कोई बात नहीं होगी। अगर जान अजीज है तो मुझे फिलफौर यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, कोई बात नहीं करता, बस तुम्हें एक चीज दिखानी है। अगर उसके बाद भी तुम जाने पर बजीद रहे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बल्कि वादा करता हूँ जहाँ कहोगे तुम्हें खुद गाड़ी में छोड़ आऊंगा। उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल की नाल का दबाव बढ़ाते हुए मैंने कहा, अगर तुम ये समझ रहे हो कि थोड़ी मोहलत हासिल करके तुम बचने की कोई तरकीब सोच लोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। यार कह दिया ना, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। जिलायो लेजे में कहकर वो ट्रेसी को मुखातिब हुआ, इससे वीडियो दिखाओ। असबास में सर हिलाते हुए ट्रेसी ने शीशे के मेज पर पड़ा लैपटॉप खोलकर उसे एक केबल के जरिए LED से मुंसलिक कर दिया। टीवी स्क्रीन पर लैपटॉप का डेस्कटॉप नजर आते ही उसने एक वीडियो चला दी। अगले हिले में LED की बड़ी स्क्रीन पर उसी ड्राइंग रूम का मंजर उभरा। वो मेरी कर्नल कोलनफील्ड के साथ पहले दिन होने वाली गुफ्तगू की वीडियो थी। वीडियो नहायत साफ वाज़ेह बनी थी। यकीनन उस कमरे में एक से ज्यादा ताकतवर कैमरे नस्ब थे। मिनट भर वो वीडियो चलाकर ट्रेसी ने एक दूसरी वीडियो चला दी जिसमें मैं कर्नल कोलनफील्ड से अपनी कारकर्दगी के इनामात में डॉलर वसूल कर रहा था। वो एक के बाद एक वीडियो चलाती गई। मेरे दिमाग में साई हो रही थी। एकदम मुझ पर वाज़ेह हो गया था कि वे क्यों खाली मंसूबा बनाकर मुझे किसी कार्रवाई पर साथ नहीं ले जाते थे। हमने जितने मंसूबे भी वहां बनाए थे उन सब पर अमल दरामद किसी और ने किया था, लेकिन उसका इतराफ उन्होंने मुझसे करवा लिया था। अब अगर ये वीडियो पाक आर्मी के हाथ लगती तो मुझे गद्दारी के इल्जाम में फांसी लगने से कोई नहीं बचा सकता था। हर कार्रवाई के बाद मैंने डॉलर वसूल करते हुए बाकायदा एतराफ किया था कि वो काम मैं कर चुका था और ये कोई ड्रामे की शूटिंग नहीं थी कि इसे छुटलाया जा सकता। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि कब मेरा हाथ बेजान होकर नीचे लटकने लगा। मेरी गिरफ्त ढीली होते ही अल्बर्ट मेरे हाथ से पिस्तौल लिए बगैर इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ सोफे पर बैठ गया था। मैं सुनसा होकर टीवी स्क्रीन को घूर रहा था जहां पर कर्नल कोलनफील्ड मुझसे ये पूछ रहा था क्या मैं उनके लिए पाक आर्मी के अंदर रहकर काम कर सकता था, और मैं जोशीले अंदाज में सर हिलाते हुए काम करने की हामी पर रहा था। इन वीडियोस को देखने के बाद किसी अहमक और बेवकूफ ही को मेरी गद्दारी में शुबा हो सकता था। मिस्टर जीशन बैठे। अल्बर्ट की आवाज ने मुझे ख्यालों की दुनिया से वापस खींचा और मैं मरे कदम उठाता हुआ सोफे पर बैठ गया। यकीनन अब तक तुम यही सोचते रहे होगे कि हम नहायत बेवकूफ और गधे हैं जो इतनी आसानी से तुमसे धोखा खा रहे हैं। मैं उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे सका था। पता है बचपन में मुझे अपनी टांग पर इतनी सख्त चोट लगी थी कि बस मेरी टांग टूटते टूटते रह गई थी, और ये सारा किया धरा मेरे बाप का था। मुझे दरख्त पर चढ़ाकर उसने नीचे खड़े होकर कहा था कि बेटा छलांग लगाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उस पर एतबार करते हुए मैं नीचे कूदा और मुझे पकड़ने के बजाय वो एक तरफ हट गए। मेरी टांग पर सख्त चोट लगी थी। जब दर्द से बेहाल होकर मैं रो रहा था उस वक्त उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मुझे एक अहम सबक पढ़ाया था जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हें तकलीफ तो जरूर हुई है, लेकिन अब तुम्हें यह बात नहीं भूलेगी कि जिंदगी में कभी अपने बाप पर भी एतबार न करना। उसकी बात पर ट्रेसी ने जोरदार कहका लगाया था। उसके कहके से मेरे ज़हन में किसी भूली बिसरी याद ने करवट बदली, लेकिन मुझे कुछ वाज़ेह याद नहीं आ सका था। भारी आवाज के बरक्स उसका कहका नहायत सुरीला था। अल्बर्ट ने उसके कहके पर तवज्जो दिए बगैर अपनी बात जारी रखी। यकीनन तुम जान गए होगे कि मैं यहूदी हूँ और फिर अमेरिकन खुफिया एजेंसी का एक अफीसर भी हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता था कि तुमने किसी हालत में भी पाक आर्मी के खिलाफ कोई काम नहीं करना, और ना जान का खौफ तुम्हें इस बात पर मजबूर कर सकता है और ना ही कोई लालच उकसा सकता है। जब जानते हो तो फिर इतनी तकदो का फायदा। मैं इब्तदाई झटके से संभल गया था। मैंने कहा था तुम पाक आर्मी के खिलाफ काम नहीं करोगे और बेफिक्र रहो, हमने तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं करना। क्या मतलब? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो इत्मीनान से बोला, मतलब नहायत वाज़ेह है, हम तुम्हें अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर मैं इसके लिए भी तैयार न हुआ तो
वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तो जाओ, रास्ता खुला है, रोका किसने है, बस ख्याल रखना कि पाक आर्मी के हत्थे न चढ़ जाना। मैंने लड़ती सोचों के साथ कहा, यानी तुम ये वीडियो पाक आर्मी के हवाले कर चुके हो? नहीं, हुई तो नहीं, मगर हो जाएंगी, देर ही कितनी लगती है। मैंने मरे मरे लहजे में कहा, जब तुम आर्मी के हवाले ये वीडियोस करोगे तो यकीनन उन्हें साजिश की बू सूंघने में देर नहीं लगेगी। हमने आर्मी के हवाले नहीं करनी, ये तो आर्मी के अपने जराए जो दहशतगर्दों में मौजूद हैं, वो बड़ी जान फसानी से इन वीडियोस तक रसाई हासिल करेंगे और फिलफौर मुतलका अफराद तक ये वीडियो पहुंचा देंगे। मैंने पूछा, और अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो फिर कब तक ये वीडियोस आर्मी के हवाले नहीं की जाएंगी? वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, 3 साल हमारे लिए काम करो, मुआवजा भी मिलेगा और 3 साल बाद अपनी बेगुनाही के सबूत भी मिल जाएंगे। मेरा मतलब है 3 साल बाद इन तमाम वीडियोस को जाया कर दिया जाएगा, मगर मैं तुम पर क्यों एतबार करने लगा? मजबूरी है तुम्हारी, एतबार तो करना पड़ेगा। यूं भी उम्मीद पर दुनिया कायम है, 3 साल बाद कम अज कम तुम अपने घर वालों से तो मिल सकोगे। अब अगर ये वीडियोस खुफिया एजेंसियों के हवाले हो गई तो पहले मरहले में वो तुम्हारे घर वालों को उठा कर ले जाएंगे। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, 3 साल की गैर हाजिरी का क्या बहाना करूंगा? कैद या सर पर चोट लगने की वजह से यादाश्त चले जाने का बहाना? नहीं तो तुम्हें शहादत के दर्जे पर फाइज कर देते हैं। तुम्हारे घर वालों को भी आर्मी की तरफ से अच्छी खासी दौलत मिल जाएगी। यहाँ से फारग होते ही तुम अपना हवाई इलाका छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो सकती हो। अगर अमेरिका आना चाहो तो खुशामदीद। मैं सोच में पड़ गया था, उन्होंने मुझे बिल्कुल ही बेदस्तो पाक कर दिया था। मुझे सोच में डूबा देखकर वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम जाओ और इत्मीनान से सोचो, हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बस ये याद रखना कि जिस वक्त तुमने काम करने की हामी भरी उसी वक्त से तुम्हारी 3 साल की शुरुआत हो जाएगी। मैं थके थके अंदाज में उठकर वहां से निकल आया। दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों ने मुझे देखते ही एकदम मेरी जानब हथियार सीधे कर लिए थे, हाथ ऊपर। उनके कमांडोज ने फौरन हुक्म दिया, लेकिन मैं उनकी बात अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ गया। कमांडर ने फौरन दरवाजा खोलकर अंदर झांका। उसी वक्त मेरे कानों में अल्बर्ट की आवाज पड़ी, इसे जाने दो। कमांडर ने दरवाजा बंद करके तमाम मुहाफिजों को हथियार नीचे करने का हुक्म दिया। मैं बेपरवाही से अपने कमरे की तरफ बढ़ता रहा। वहां से निकलकर मेरे लिए कोई जाए पनाह नहीं बची थी। उन्होंने मुझे इस अंदाज में घेरा था कि मैं फड़फड़ा भी नहीं सकता था। मैं बिस्तर पर गिरने के अंदाज में ढेर हो गया, ये जानते हुए भी कि ये यहूद और नसारा कितने अयार, धोखेबाज और साजिशी होते हैं। मैं बेवकूफों के अंदाज में उनकी हर बात पर अमल करता गया था। मुझे फांसले के लिए उन्होंने लंबी चाल चल दी थी। सोराब खान का किरदार एकदम मेरी नजरों में वाजे हो गया था। उसे बड़े तरीके और महारत से मेरे करीब भेजा गया था और मुझे मजीद इत्मीनान दिलाने के लिए उसे गिरफ्तार करके मसनूई तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। हमदर्द बनकर उसने मेरे दिल में जीने की उमंग पैदा करने के साथ मुझे ये तरगीब दी थी कि मैं किस तरह गोरों को धोखा दे सकता था, और फिर मुझे उस काम पर आमादा करते ही उसे वहां से गायब कर दिया गया। मेरी सजा पर अमल दरामद भी रोक दिया गया था और जो ही मैंने काम पर आमादगी जाहिर की, अल्बर्ट ब्रोक बगैर कोई शक्को शुबा जाहिर किए मुझ पर यकीन करने लगा। उसका मकसद तो बस मेरे मुंह से आर्मी पर हमलों का एतराफ करवाना था। मेरे जुर्म को मजीद घनौना बनाने के लिए उसने कर्नल कोलन फील्ड का किरदार भी ड्रामे में शामिल किया और मैं अहमकों की तरह उनके कहने पर चलता गया। वो मेरे हमरा बैठकर आर्मी पर हमले का हर मंसूबा बड़ी तफसील से बनाता, जिसकी वीडियो बाकायदगी से तैयार होती। फिर वो कार्रवाई किसी और के हाथों सरंजाम पाती और उसके बाद मैं कर्नल कोलन फील्ड के सामने उस कार्रवाई को अपने साथ मंसूब करते हुए इनाम भी वसूल करता। अगर ये वीडियो वाकई खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गई थी तो उन्हें मर कर भी मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं आ सकता था। आखिरी मुलाकात में तो कर्नल कोलन फील्ड ने मुझे वापस आर्मी में जाकर अपने लिए काम करने की दावत भी दी थी, जिसकी मैंने बड़े जोशो खरोश से हामी भर ली थी। गोया मैं वापस जाकर जितनी भी कोशिश करता, अपने बड़ों को ये यकीन नहीं दिला सकता था कि मैं बेगुनाह हूँ। उन्होंने कोई पहलू भी तशना नहीं रहने दिया था। इतने सबूतों की मौजूदगी में मुझे फांसी के फंदे से कोई भी नहीं बचा सकता था। लेकिन इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने पूछगछ के नाम पर मेरे साथ जो सलूक करना था उसके बारे सोच कर ही मैं काम चाहता था। वतन दुश्मनों और गद्दारों के लिए इन एजेंसी वालों के दिल में रहम की रमक भी मौजूद नहीं होती थी। ये भी मुमकिन था कि तहकीक के बाद उन्हें मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाता, मगर ये यकीन कितने अरसे बाद आना था और इस दौरान मुझे किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता, इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। गद्दार न होते हुए भी मेरी ज़ात पर ऐसा धब्बा लग जाता जिसके असरात मेरे आइंदा आने वाली नस्ल को भी सर उठाने के काबिल न छोड़ते। शादी करोगे तो नस्ल चलेगी ना। मेरे दिमाग में एक ऐसी सोच उभरी तो न जाने मुझे तसल्ली दे रही थी या मेरे अंजाम को मजीद भयानक बनाकर पेश कर रही थी। सर झटकर मैंने इन अज़ियतनाक सोचों से जान छुड़ाना चाही, मगर उस वक्त उन सोचों के आगे बंद बांधना नामुमकिन था।
मैं पेश आने वाले हालात के बारे सोचने लगा। अब वो मुझे अफगानिस्तान में मौजूद मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ धड़े काम कर रहे थे। अमेरिकन, अफगान, इंडियन आर्मी और दहशतगर्द पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मुतहरक थे। मुजाहिदीन अमेरिकन और इंडियन आर्मी के खिलाफ बरसे पेकार थे। कुछ मकामी सरदार अपनी बका की जंग लड़ रहे थे, कुछ ने मुजाहिदीन के साथ इल्हाक किया हुआ था, कुछ हुकूमत के साथ थे। एक लंबी और उलझी हुई जंग का हिस्सा बनना यकीनन दुश्वार था, लेकिन पाक आर्मी के खिलाफ काम करने से कई गुना बेहतर था। मेरी बेगुनाही के सबूत अल्बर्ट ब्रोक के पास मौजूद थे और उन सबूतों के हसूल तक उनके लिए काम करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं इस तरह न करता तो यकीनन अपनी बेगुनाही के सबूत कभी हासिल न कर पाता। इन उलझन अबे सोचों में मैं पूरी रात खोया रहा, लेकिन किसी वाज़े नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। दिल चाह रहा था कि किसी ऐसी जगह जाकर छुप जाऊं जहां मुझे कोई न ढूंढ सके। नाश्ता और दोपहर का खाना अकेला आदमी ही लेकर आया था, उसके साथ कोई मुसल्ला आदमी मौजूद नहीं था। मैंने उसे अल्बर्ट ब्रोक से मुलाकात की, बात की। थोड़ी देर बाद मैं उसके सामने बैठा था तो क्या फैसला किया। वो उस वक्त अकेला ही था। कोई पाकिस्तानी मेरी गोली का निशाना नहीं बनेगा। मैंने अपना फैसला सुनाया। वो तस्दीक करता हुआ बोला, कोई पाकिस्तानी फौजी तुम्हारी गोली का निशाना नहीं बनेगा। मैंने पाकिस्तानी कहा है। मैं मिसर हुआ। वो मुंह बनाते हुए बोला, यह मुतालबा ही गलत है। वो कैसे? क्योंकि अब तक कई पाकिस्तानी तुम्हारी गोली का निशाना बन चुके हैं। वो तमाम दहशतगर्द थे। बिल्कुल सही। उसने इस्बात में सर हिलाया। दहशतगर्द का ना तो कोई मजहब होता है और ना वतन। बाकी तुम ये इसरार तो कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर किसी को कत्ल नहीं करोगे, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर काम करते हुए किसी ऐसी शर्त के पेश करने का मतलब है तुम हमारे लिए काम ही नहीं करना चाहते। उसकी बात खिलाफे हकीकत नहीं थी। पाक आर्मी के किसी फौजी को अफगानिस्तान में भी निशाना नहीं बनाऊंगा। मैंने हतमी फैसला सुनाया। मंजूर। उसने बेझिझके असबात में सर हिला दिया। उसी वक्त ट्रेसी कमरे से बरामद होकर अपनी मखसूस जगह पर आन बैठी। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। शाबाश। ट्रेसी के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन हंसते वक्त उसकी आवाज़ काफ़ी सुरीली हो जाती थी। कभी कभी मुझे यूँ लगता जैसे वो आवाज़ तब्दील करके बोल रही है। अल्बर्ट ने पूछा, काफ़ी चलेगी? आप पिए। मैं नफ़ी में सर हिलाकर वहाँ से बाहर निकल आया। मैंने उनके साथ काम करने की हामी तो भर ली थी, लेकिन ना तो मेरा ज़मीर मुतमईन हो रहा था और ना मेरा दिमाग उसकी तायद कर रहा था। कमरे में आकर लेटे हुए मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि सरदार सनोबर खान पहुंच गया। वो काफ़ी दिनों बाद लौटा था। मुबारक हो भाई, सुना है हमारे साथ शामिल होने का फैसला कर लिया है। बेतकल्फी से कहते हुए वो मेरे साथ ही चारपाई पर बैठ गया था। कभी कभी ऐसे फैसले करना मजबूरी बन जाती है। कैसी मजबूरी? उसने हैरानी से पूछा। शायद उसे मालूम नहीं था कि अल्बर्ट ने मुझे किस तरह से फांसा था। छोड़ो इस बात को, ये बताओ इतने दिन कहाँ गायब रहे? मैंने वो दिल खराश मौजूद तब्दील किया। अपना तो कारोबार ही ऐसा है कि किसी जगह पर टिक कर नहीं रह पाता। मैंने पूछा, अब मुझे तुम्हारे जेर कमान काम करना पड़ेगा या अल्बर्ट खुद ही मुझे हुक्म दिया करेगा? वो हंसा। तुम एक खसूसी आदमी हो जनाब, मेरी क्या मजाल कि तुम्हें हुक्म दे सकूं। अलबत्ता ये मुमकिन है कि कभी कभी अल्बर्ट साहब का हुक्म तुम तक पहुंचाने में वास्ता बनना पड़े। मैंने मुतमिन अंदाज में सर हिला दिया कि गद्दार के जेर कमान काम करना मुझे मजीद परेशान कर सकता था। अच्छा, आज तुम्हारे लिए खास पार्टी का इनेकाद कर रहा हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी पार्टी? थोड़ा हल्ला गुल्ला करेंगे, रक्स वगैरह से लुत्फानंदोज होंगे, गाना बजाना होगा, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा और बस उसके अलावा क्या हो सकता है? मैंने बेजारी से कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? वो जल्दी से बोला, वाह, इसकी क्यों ज़रूरत नहीं? एसएस जैसे निशानाबाज की आमद पर छोटा मोटा जश्न तो बनता है ना। गहरा सांस लेते हुए मैं चुप हो गया। वो थोड़ी देर गप्पे हाँकने के बाद चला गया। रात को हवेली में वाकई जश्न का समा था। 5-6 रकासाएं और पश्तों के 2-3 गायक भी बुलाए गए थे। दोपहर ही को आग के बड़े बड़े अलाव हवेली के वसी सहन में जलाकर सालम दुम्बे और बकरे फूने गए। अंधेरा छाते ही गाने बजाने की महफिल शुरू हो गई थी। अल्बर्ट ब्रोक के अलावा भी मुझे चंद अमेरिकन नजर आ रहे थे। खसूसी मेहमानों के लिए सोफा सेट रखे गए थे, जबकि बाकी लोग 3 इतराफ में बिछी हुई चारपाइयों पर बैठ गए थे। रक्स करने वालियों के लिए सोफों और चारपाइयों के दरमियान में जगह बनाई गई थी। मुख्तलिफ पकवानों से भरे डोंगे और ट्रे गाने बजाने के दौरान ही चारपाइयों और सोफों के सामने पड़ी हुई मेज़ों पर सजा दिए गए थे। गोया नाजरीन को रकासाओं के खूबसूरत अजिसाम को लटकते मटकते देखते हुए खाने की सहूलत पहुंचाई गई थी। ऐसी महफिल में उम्मुल खबाइस की मौजूदगी फ़र्ज होती है। ट्रेसी भी लमोतरा गिलास हाथ में थामे मेरे साथ आन बैठी और गिलास से हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए शौक़ी भरी निगाहों से मुझे घूरने लगी। मैं उसे बेपरवाह नाचने वालियों को देखता रहा। पेशावर होने के बावजूद उनमें से कोई भी पलवाशा की तरह रक्स नहीं कर सकती थी। उनमें से एक के जिस्मानी खालो खद
पलवाशा से मिलते जुलते थे, बस बाल जरा लंबे थे। नैन नक्श पलवाशा की तरह जाज़ब नजर नहीं थे और वो पलवाशा जितनी माहिर रकास भी नहीं थी। दुश्मन जहां से थोड़ी बहुत मुशाबत रखने की वजह से वो मेरी नजरों का मरकज बनी रही। तो मुसलसल उस काले कपड़ों वाली रकासा को इसलिए घूरे जा रहे हो कि ये जिस्मानी तौर पर उस जिस्म फरोश लड़की से मुशाबत रखती है जिसने तुम्हारा सौदा किया था। ट्रेसी की भारी आवाज ने मेरे कानों में जहर डेला। मैंने तल्ख लहजे में कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसका सुरीला कहका बुलंद हुआ, वैसे मेरे बारे क्या ख्याल है? उसने बेबाक लहजे में पूछा। मैं तंजिया लहजे में बोला, मुझसे क्यों पूछ रही हो? आईना देख लेना था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन करो मैं तुम्हारे नाम निहाद महबूबा की तरह जिस्म फरोश नहीं हूँ। तो इस जिस्म को कोई अहमक ही खरीद सकता है। न जाने क्यों मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी। शायद उसने पलवाशा के बारे जो बकवास की थी वो मुझे हजम नहीं हो रही थी। मेरे तंजिया लहजे की परवाह न करते हुए वो बोली, वैसे शादीशुदा होकर तुम्हें किसी फाहिशा में दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए थी। उसकी बात सुनते ही मैं हैरत से उछल पड़ा था। तुम्हें कैसे पता कि मैं शादीशुदा हूँ? वो फखरिया लहजे में बोली, तुम अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक मेजर से मुखातिब हो। अच्छा, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस के मेजर को ये तो मालूम है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ये पता नहीं कि काफ़ी अर्सा पहले ही मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ। उसने तस्दीक जाने वाले अंदाज में कहा, उस फहाशा के लिए जो तुम्हें बेच कर चली गई। मेरा ख्याल है एक अमेरिकन लड़की को ये जेब नहीं देता कि वह किसी मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक को इतने ऊंचे नाम से जाहिर करे। तुम खुद भी यकीनन कई मर्दों को नवाज चुकी होगी। उसने तंजिया हुनकारा भरा, गलतफहमी है जनाब की। जरूरी नहीं कि हर अमेरिकन लड़की ऐसी ही हो। एक आहद की पारसाई पूरी कौम की बेरहरवी का दिफा नहीं कर सकती, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक आहद की बहरहरवी पूरी कौम को गुमराह साबित नहीं करती। वो फलसफियाना लहजे में बोली, फिलहाल मौजूद बहस वो फाशा और मैं हैं। ना तो तुम्हारी कौम की पारसाई उसकी जिस्म फरोशी पर मट्टी डाल सकती है और ना मेरी तहजीब की आज़ादी मुझे मैला साबित कर सकती है। यूँ दावा करने से क्या हासिल? चाहे तुम्हारे करीबी साथी भी इस बात पर यकीन करने को तैयार ना हो। मैंने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो एतमाद से बोली, तुम्हें तहकीक करने की इजाज़त है। किस लिए? मैंने हैरानी से उसे घूरा। दोस्ती के लिए। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मोहतरमा, मैंने सिर्फ अपने बेगुनाही के सबूत हासिल करने के लिए तुम्हारे लिए काम करने की हामी भरी है। यकीनन इसमें तुमसे इश्क करने की कोई वजह शामिल नहीं है। वो मुस्कुराई, तो क्या यह काम तो अब भी हो सकता है? मैंने तंज का एक और तीर चलाते हुए कहा, हाँ, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की हुई तो। उसने बुरा नहीं मनाया था। अच्छा सच बताओ, क्या हकीकत में मैं तुम्हें बदसूरत और भद्दी लग रही हूँ? मुझे नहीं लग रही हो, तुम हो ही बदसूरत। मैंने उसे मतऊन करना जारी रखा। उसी वक्त 3 अमेरिकन सोफों को छोड़कर रकासाओं के साथ नाचने लगे थे। अच्छा, मेरे साथ रक्स करना पसंद करोगे? मेरी किसी भी बात का बुरा मनाए बगैर वो जबरदस्ती गले पड़ रही थी। मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अगर नाचना आता तब भी यह हमाकत न करता। चलो ना। उसने खड़े होकर मेरा हाथ पकड़कर खींचा। एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर मैं भुने हुए गोश्त की जानिब मुतवज्जा हो गया। कंधे उचकाते हुए नाचने वालों की तरफ बढ़ गई थी। पश्तो साज पर रक्स करना कुछ ज्यादा ही आसान होता है। अपने अमेरिकन साथियों की बजाय वो उसी लड़की के साथ मिलकर थिरकने लगी जो मुझे पलवाचा की तरह लग रही थी। चुस्त लिबास में उसका संडोल और पुरकशिश बदन पेशावर रकासाओं से ज्यादा जाजुक नजर आ रहा था। आज तो बड़ी गपशप हो रही थी। सनोबर खान ने मेरे साथ बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, गपशप नहीं कर रहा था, जान छुड़ा रहा था। वो हसरत भरे लहजे में बोला, कसम से यार, हम तो तरस रहे हैं इस काली के लिए। मैं इस्तिज़ाई अंदाज में हंसा, तो मैं क्या करूं? ये भी सही कहा। उसने बुरा नहीं मनाया था। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, सरदार साहब, वो अमेरिकन है और तुम उसके लिए काम करते हो। अपने आकाओं की इज्जत पर नजर रखना कोई मुस्बत फेल नहीं है। उसने बुलंदोबांग कहका लगाया, यार, ये हबशन अपने अमेरिकन साथियों को भी खास नहीं डालती। वैसे इस हबशन में पुरकशिश लगने वाली चीज कौन सी है? वो नजीदेपन से बोला, मुझे तो सरतापा पुरकशिश दिखती है। मैंने ट्रेसी की तरफ देखा। उसके रक्स को बेहंगम उछल कूद में कहा जा सकता था, लेकिन हकीकत यही है कि जवान लड़की का साजों की लय पर उछलना कूदना ही बजाते खुद एक खुशकुन नजारा होता है। सनोबर खान की बात में मुझे भी कोई शक नहीं था। ट्रेसी के अंदर एक अजीब सी पुरस्रार सी कशिश मौजूद थी जिसकी तुजीह से मैं कासिर था। हालांकि बज़ाहिर नजर वो काली कलोटी थी। मौजू तब्दील करते हुए उसने मुझे बेहयाई से पूछा, अच्छा, रात गुजारने के लिए किस रकासा का इंतखाब करोगे? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मुझे इन खराफात से दूर ही रखो। ना करो यार। उसने हैरानी जाहिर की। उसकी हैरत मुझे तरगीब देने की गर्ज से थी। यह हकीकत है सनोबर खान, मैं अपनी बात पर कायम रहा। तुमसे शायद पलवाशा खान वजीर का पुरकशिश बदन नहीं भुलाया जाता। उसका अंदाजा हकीकत से खाली नहीं था। मैं साफ गोई से बोला, ना तो मैंने उसे इस नज़र से देखा था और ना कभी उसके बारे गलत ख्याल दिल में लाया था।
इतना अरसा उसके करीब रहने के बावजूद ऐसा दावा करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। एक मकरू हंसी उसके होठों पर नमूदार हुई थी। मैंने बेजारी से कहा, मुझे सफाइयाँ देने से चिढ़ है। वैसे वो खुद भी इस मामले में बड़ी तेज़ है। मर्दों को लुभाना और उल्लू बनाना तो उसके लिए बिल्कुल ही आसान है। भाड़ में जाए, मैं तपते हुए बोला। ठीक है जिगर, मज़े करो। वो मजीद तकरार किए बगैर उठकर अल्बर्ट की तरफ बढ़ गया था। घंटे पौन घंटे की उछल कूद के बाद ट्रेसी दोबारा मेरे पास आकर बैठ गई थी। कैसा लगा मेरा रक्स? माथे पर नमूदार हुए पसीने के कतरे पूंछते हुए उसने दांत चाहने के अंदाज में पूछा। जैसी तुम वैसा तुम्हारा रक्स। मुझे सचमुच हंसी आ गई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी महबूबा से तू अच्छा ही नाचती होंगी। ट्रेसी, मैं उसके किरदार के बारे कुछ नहीं कहना चाहता और ना मैं उसके किसी फेल की सफाई ही देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूँ, तुम तो क्या, आज तक मैंने किसी पेशावर रकासा को भी उस जैसा खूबसूरत रक्स करते नहीं देखा। अच्छा, इसका मतलब है उसका ताल्लुक ज़रूर किसी कोठे वगैरह से होगा। मैंने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा, तुम्हें क्या मालूम कोठा क्या होता है? तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि मैं अमेरिकन इंटेलिजेंस की मेजर हूँ और पाकिस्तान आने से पहले यहाँ के लोगों और तहजीब व सकाफत के बारे मुकम्मल जानकारी हासिल कर चुकी हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम अल्बर्ट बरोक की मुहाफ़िज़ लगती हो। वो मुंह बनाते हुए बोली, वो मेरा हम रैंक है। गो मुझसे 2-3 साल सीनियर है, लेकिन है वो भी मेजर। मैं कोल्ड ड्रिंक का गिलास भरकर हल्की हल्की चुस्कियाँ लेने लगा। वो प्रोग्राम रात गए तक जारी रहा। इस दौरान ट्रेसी मेरी नागवारी जाहिर करने के बावजूद वहीं बैठे ज़बरदस्ती मेरे साथ गप्पे हाँकती रही। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पसंद की रकासा को पकड़कर अमेरिकन जाले अपने कमरों का रुख करने लगे। ट्रेसी ने मुस्कुरा कर कहा, एक लड़की तो तुम्हारे हिस्से में भी आ रही है। उसका इशारा बच जाने वाली रकासा की तरफ था, जिसे किसी ने भी साथ ले जाना पसंद नहीं किया था। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, तुम हो ना मेरे साथ? सच? वो जैसे खिल उठी थी। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद तुम पारसाई का दावा नहीं कर सकोगी। वो इत्मीनान से बोली, परवाह नहीं, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं जानती थी तुम्हारे भोंडे मजाक को। मुंह बनाते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसकी खुली ढुली दावत के बावजूद मुझे यकीन था कि उसकी दावत बस दिखावा ही है। अगले दिन दोपहर को मेरी आंख खुली थी। नाश्ते का वक्त गुजर चुका था। मुलाजम मेरे लिए दोपहर का खाना ले आया। खाने से फारिग होकर मैं चाय पी रहा था कि अल्बर्ट ट्रेसी के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि उसे अपने कमरे में मैं पहली बार देख रहा था। वो लकड़ी की कुर्सी पर नशिस्त संभालते हुए बोला, मिस्टर जिशन, हम जरा अलम खेल तक जा रहे हैं। परसों वापसी होगी, उसके बाद इकट्ठे अफगानिस्तान की जानिब कूच करेंगे। ट्रेसी बेतकल्फी से मेरे साथ चारपाई पर बैठ गई थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हवेली में पड़े पड़े तंग आ गया हूँ, मुनासिब नहीं है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। क्या मतलब? मैंने हैरानी जाहिर की। दरअसल वहाँ चंद कबाइल के सरदारों का इकट्ठ हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, और यकीनन तुम ऐसी किसी भी महफिल का हिस्सा बनना पसंद नहीं करोगे। सही कहा, मैंने ताइदी अंदाज में सर हिला दिया था। ट्रेसी ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, अगर पसंद करो तो मैं तुम्हारे लिए रुक सकती हूँ। कोशिश करना कि अलाम खेल हे से अफगानिस्तान चली जाना, मैं अल्बर्ट के साथ आ जाऊँगा। मेरी बात पर अल्बर्ट ने ज़ोरदार कहका लगाया। ट्रेसी के चेहरे पर भी खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। अल्बर्ट ने कहा, वैसे ट्रेसी वालकर की तरफ से दी गई दावत ठुकराना कुफराने नेमत ही तो है। ट्रेसी ने यकीन भरे लहजे में कहा, यह सिर्फ अनजाने में बेवकूफ़ी का मुरतकब हो रहा है। मैं बेवकूफ़ ही भला, वक्त आने पर पता चल जाएगा। एतमार भरे लहजे में कहते हुए ट्रेसी खड़ी हुई और वो दोनों अलविदाई मुसाफा करके वहाँ से निकल गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सनोबर खान भी मुझे मिलने के लिए आ गया। कमांडर बहार खान भी उसके हमरा था। चंद मिनट गपशप करके वो कमांडर बहार को मेरे बारे में बताने लगा कि अब वहाँ पर मेरी हैसियत अल्बर्ट साहब के खुसूसी नुमाइंदे की सी थी। इस लिहाज से उनके लिए ज़रूरी था कि मेरी हर बात को अहमियत देते। अलविदाई मुसाफा करते हुए उसने भी वही बातें दोहराई थी जो उससे पहले अल्बर्ट मुझे बता चुका था। पाक आर्मी के खिलाफ तय की जाने वाली हिकमत अमली में वो मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे। गो ये बात मेरे दिल पर एक बोझ ही थी कि मैं उन लोगों के हमरा था जो फौज के खिलाफ मुतहर्रिक थे। गो मैं बेबस था, मगर यह दलील मुझे दहशतगर्दों का साथ देने पर मुतमईन नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी भी अजीब गोरख धंधा बन गई थी। मुझे इस अंदाज में फांस लिया गया था कि मेरे लिए कोई चुनाव नहीं बचा था। अलबत्ता जान की कुर्बानी देकर मैं उस आजमाइश से बच सकता था। शायद औरंगजेब साहब को मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाए। एक उम्मीद भरी सोच मेरे दिमाग में उजागर हुई, लेकिन उसके साथ ही ये रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में जागा कि अगर मेरी वीडियोज़ खुफिया एजेंसियों के हाथ चढ़ गईं और औरंगजेब साहब मेरी मदद करने के काबिल ही नहीं रहेगा। मुझे हर तरफ अंधेरा और नाउमीदी ही नजर आ रही थी। अजियतनाक सोचों से जान छुड़ाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकलकर हवेली के सहन में आ गया। रात वाले जश्न की बाकियात की सफाई कर दी गई थी। मैं हवेली का जायज़ा लेने लगा। हवेली को तकरीबन पुराने तर्ज तामीर के मुताबिक ही बनाया गया था, बस चंद छोटी मोटी तब्दीलियाँ ही की गई थीं। दाखिली दरवाजे पर एक आदमी गोद में क्लाशनकोफ रख के कुर्सी पर बैठा था। सामने की जानिब जहां जनूबी और मशरकी दीवार मिल रही थी, वहां दीवार की बुलंदी पर एक मोर्चा बना था और उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था।
उसी तरह एक मोर्चा शुमाली मगरबी दीवार के संगम पर बना हुआ था। उस वक्त मुझे वो भी खाली नजर आया। यकीनन वहाँ रात के वक्त ही संतरी मौजूद होते थे। अलबत्ता सनोबर खान की मौजूदगी में मुझे वहाँ दिन को भी संतरी नजर आते थे। सनोबर खान के जाते ही संतरी ढीले हो जाते थे। मैं शाम का अंधेरा फैलने तक हवेली में घूमता रहा। अंधेरा होते ही मैं वापस कमरे में आ गया। एक आदमी मेरे लिए खाना लेकर आ गया। भूख न होने के बावजूद मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और आराम करने लेट गया, मगर आराम मेरी किस्मत में नहीं था। फायर की आवाज़ ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया था। मैं फौरन कमरे से निकला। उसी वक्त मेरे कानों में करख्त आवाज़ गूंजी, अगर हरकत की तो जान से जाओगे। एक लम्हे के लिए लगा कि ये मुझे कहा गया है, मगर फिर सहन में होने वाली तेज़ रोशनी में मुझे जनूबी दीवार के साथ एक आदमी हाथ उठाए खड़ा नजर आया। उसने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। यकीनन उसने जनूब मगरब की जानिब से हवेली के अंदर घुसने की कोशिश की थी और उसकी बदकिस्मती की उस पर संतरी की नज़र पड़ गई थी। उस आदमी का रुख मेरी ही जानिब था और उसके जिस्मानी खदोखाल मेरी धड़कनों को बेरब्त कर रहे थे। फायर की आवाज़ और संतरी के ललकारने पर तमाम लोग हथियार सोंदते बाहर निकल आए थे। मैं भी उसी तरफ बढ़ गया। अंदर घुसने वाले ने संतरी के हुक्म पर अपनी कलाशनकोफ नीचे फेंक दी थी। कमांडर बहार खान के इशारे पर एक आदमी ने आगे बढ़कर नीचे पड़ी कलाशनकोफ उठाई और उसके साथ ही उसके चेहरे पर लिपटा कपड़ा खोल दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का गोया हल्क के रास्ते बाहर आ गिरेगा। वो पलवशा थी, वही बेखौफ चेहरा और बेनियाजाना अंदाज। वो अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे ही घूर रही थी। क्या यह किसी बदकिरदार लड़की का चेहरा हो सकता है? अहमद दिल ने उसकी तरफ दारी करने में एक लहजे की ताखीर नहीं की थी। डर इस लड़की के चेहरे पर जाहिर होता है जिसके पास खोने को कुछ हो। उस फाशा को किस चीज़ का खौफ और डर होगा? लड़की इज्जत जाने की वजह से डरती है और उसने अपनी इज्जत हथेली पर रखी है। यकीनन बहार खान के आदमियों को नवाज कर यह अपनी जान आसानी से छुड़ा लेगी। मेरे दिमाग ने हकीकत के मुताबिक तजिया किया था। अरे वाह, ये तो अपनी दिलजानी है। यकीनन इसे मालूम हो गया है कि सरदार सनोबर खान और SS की सुलह हो गई है। अब इससे पहले कि तुम इसके खिलाफ कोई कदम उठाओ, ये खुद ही तुम्हारा खात्मा करने पहुंच गई है। बहार खान का मुखातिब मैं था। मेरा दिमाग उस हालत में नहीं था कि बहार खान को जवाब दे सकता। मैं तो बस फटी फटी आंखों से पलवाशा को घूरे जा रहा था। मुद्दत से प्यासी आंखें शरबत दीदार से लुत्फ अंदोज हो रही थी। उसकी सूरत मुझे इतनी ही मोहनी, इतनी ही प्यारी, इतनी ही पुरकशिश लग रही थी जितने पहले लगा करती थी। अरे बेगैरत संभलो! मेरे दिमाग ने इतने जोर से डांटा कि दिल चौंक कर उसके ट्रांस से बाहर आ गया। मुझे खामोश पाकर बहार खान अपने आदमियों को बोला, इसे अंदर बांध दो, मैं थोड़ी देर तक तफ्तीश का आगाज करता हूँ, मेरे बाद तुम्हारा नंबर पड़ेगा। उसका गलाजत भरा अंदाज उसके मकरूह इरादे को जाहिर कर रहा था। यूं भी पलवशा के बारे अपने दिल में छुपी गलाजत वो एक बार पहले भी मेरे सामने जाहिर कर चुका था, लेकिन मैं उसे या उसके आदमी को ऐसा कुछ भी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। पलवशा जितनी भी बदकिरदार और बेराहरू होती, मेरे सामने उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था, चाहे इस बारे उसकी अपनी मर्जी और ख्वाहिश ही क्यों न शामिल होती। इसे बांध दो, मैं खुद तफ्तीश करूंगा। मैंने अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाने में एक लहजा भी नहीं लगाया था। बहार खान ने रूखे लहजे में कहा, यह हमारा ज़ाती मामला है मोहतरम। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया, यह मेरी दुश्मन है, इसके साथ मेरा काफ़ी हिसाब किताब रहता है। ठीक है, इस बात का फैसला सरदार खुद आकर करेगा। बहार खान ने एक दरमियान का रास्ता निकाला। उसके आदमी पलवैशा को बाजुओं से पकड़कर उसी कमरे की तरफ बढ़ गए थे जहां चंद दिन पहले मैंने भी गुजारे थे। बहार खान, तुम सनोबर खान की वापसी की बात कर रहे हो, जबकि मैं एक लम्हा भी इंतजार नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते इस लड़की के बारे। मेरे दिल में नफरत का कैसा अलाव दहक रहा है। उसने मकरू लहजे में कहा, तो फिर एक ही हल है, छोड़ो पूछगछ को, इकट्ठे ही बहती गंगा में हाथ धोते हैं। ऐसा जो भी ख्याल तुम्हारे दिल पर परवश पा रहा है उसे भूल जाओ। मैं उसे कत्ल तो कर सकता हूँ, लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकता। मेरा ख्याल है हम तुम्हारे ज़ेर कमान नहीं हैं। बहार खान बिगड़ गया था। शायद तुम्हें सरदार सनोबर खान के आखिरी अल्फाज भूल गए हैं। तीखे लहजे में कहते हुए मैं उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो पलवैशा को लेकर गए थे। बहार खान ने भी बादल नख्वास्ता मेरे पीछे कदम बढ़ा दिए। पलवैशा के हाथ उन्होंने छत से लटकी जंजीर से बांध दिए थे। बांधने वाले शायद इससे छेड़छाड़ की कोशिश करते, मगर मेरे कदमों की चाप सुनकर वो एक जानब होकर खड़े हो गए थे। पलवैशा सबसे बेनियाज मुझे घूर रही थी। वो मेरी मुजरिम थी। उसने मेरे अरमानों का खून किया था, मुझे धोखा दिया था, मेरा सौदा करके पैसे खरे किए थे। उसकी वजह से मैं पाक आर्मी की नज़र में मुजरिम बनने वाला था। उसने मुझे ऐसी अजियत और ऐसी तकलीफ पहुंचाई थी जिसका दरमान कभी मुमकिन ही नहीं था। नपे तुले कदम रखता हुआ मैं उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी गहरी स्याह आंखों में अजीब तरह की यासियत भरी थी। तो 15 लाख खत्म हो गए हैं या सरदार सनोबर खान की आगोश को भुलाने में नाकामी हुई है और उसका पहलू गर्म करने आई हो। दांत पीसते हुए मैंने मुंह से जहर उगला। वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर यासियत भरी नजरों से मुझे घूरती रही। कुछ पूछा है? मैंने फाशा। उसके रेशमी बालों को मुट्ठी में भरते हुए मैंने जोरदार झटका दिया। एक तेज सिसकी उसके होंठों से बरामद हुई। मेरे दिल पर जैसे जोरदार घोंसा सा लगा था।
जब मैंने उसे गार में तशद्दुद का निशाना बनाया था उस वक्त उसने जर्रा भर भी कमजोरी नहीं दिखाई थी, और अभी उसने सिन्फ नाजुक होने का सबूत देने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। जवाब दो, दिल पर जबर करते हुए मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। चटाक की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा था। फूल से चेहरे पर मेरी उंगलियों के बने हुए निशान साफ नजर आने लगे थे। थप्पड़ से उसके होंठ भी फट गए थे। होंठों से रिसने वाला खून एक जानब थूक कर उसने दोबारा मेरी आंखों में आंखें डाल दी। वो साहिराना निगाहें मुझ पर बेबसी ताहरी कर रही थी। उसके गलीजाना अफ़आल को याद करके मैंने दिमाग में भरी हुई नफरत को दिल की तरफ धकेला और उसमें वक्ती तौर पर कामयाब भी रहा था। बताओ क्यों आई हो यहाँ? मैंने उसे एक और थप्पड़ रसीद किया। एक तेज करह उसके होंठों से बरामद हुई। क्या पूछ रहा हूँ मैं? उसकी खामोशी पर मेरा गुस्सा बढ़ गया था। उसे गिरबान से पकड़ते हुए मैंने नीचे झुकाया और उसके साथ ही मेरा घुटना जोरदार अंदाज में उसके पेट में लगा। उफ, वो कर्बनाक अंदाज में कराही। बताओ मुझे फाहशा तवाइफ, बताओ क्यों आई हो यहाँ? बताओ क्यों किया था मेरा सौदा? क्यों मुझे धोखा दिया था? है कोई जवाब? मैंने उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी थी। वो ताबड़तोड़ हमले वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। हाथ ढीले छोड़ते हुए वो जंजीर के साथ झूल गई। इसे मार दोगे भाई साहब? पारखान ने फौरन मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा। मैं एकदम होश में आ गया था। वो बेहोश हो गई थी। जंजीरों में जकड़े हुए हाथों की वजह से वो नीचे तो नहीं गिरी थी, अलबत्ता उसके घुटने फरे से टकरा रहे थे। पानी लेकर आओ, मैंने एक आदमी को कहा। उस आदमी के वापस आने तक मैं अपने चढ़े हुए सांसों पर काबू पाता रहा। वो पानी का जग लेकर वापस लौटा। उसके हाथ से पानी का जग लेकर मैंने पलवाशा के चेहरे पर उलट दिया। उसने कराते हुए आंखें खोल दी। एक दो लम्हा उसी हालत में जंजीरों से लटकते रहने के बाद वो लड़खड़ाती हुई खड़ी होगी। उसके बदन में होने वाली लर्जिश वाज़े नजर आ रही थी। एक बार फिर मेरा दिल बगावत पर उतर आया, लेकिन दिमाग उसे कमजोरी जाहिर करने का मौका नहीं देना चाहता था। मैं उसके बिल्कुल करीब खड़ा था, इतने करीब कि उसके महकते सांस मेरी कुव्वत शामा को ताजगी बख्श रहे थे। मेरी प्यासी नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। जाने कितनी बार मेरे होंठों ने उन मोटी मोटी साहिराना आंखों के नमकीन पानी का जायका चखा था। जाने कितनी बार मेरे होंठों ने उन मुलायम गालों के लम्स से लज्जत कशीद की थी। जाने कितनी बार मेरे होंठों को लबे शीरीं की हलावत नसीब हुई थी। और अब वो सब कुछ किस्सा पारीना बन चुका था। वो चेहरा जिसे मैं तकदीस और पाकीज़गी की अलामत समझा करता था, वो गलाजत की पोत निकला था। कुछ पूछा है मैंने? दिल की तरफ से तसलसल से दोहराई जाने वाली नरमी की दरख्वास्त को दरखो एतना न जानते हुए मैंने गजब भरे लहजे में पूछा। मेरे दाएं हाथ ने एक बार फिर उन जुल्फों को गिरफ्त में ले लिया था जो रेशम के तारों से भी मुलायम थी। उसकी आंखों की गहराई में जवार भाटा उठा। दो मोती पलकों से फिसल कर गालों पर लड़के और मेरा सारा गुस्सा, सारा गजब हवा बनकर उड़ गया था। उसके बालों पर मेरी गिरफ्त ढीली हुई और मेरा हाथ नीचे लटकने लगा। चलो, बाहर खान की तरफ से रुक करके मैंने तमाम को बाहर निकलने का इशारा किया। मेरे हमरा कदम बढ़ाते हुए उसने तंजिया लहजे में पूछा, बस हो गई तफ्तीश? जब कह दिया है कि इस बारे तुम में से कोई कुछ नहीं कहेगा तो यकीनन तुम्हारा बोलना नहीं बनता। मुझे तो खामोश करवा लोगे, मगर सरदार सनोबर खान ने जिस तरह की तफ्तीश करनी है वो यकीनन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इस मामले में सरदार की भी कोई बात नहीं सुनूंगा। इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए मैंने दरवाज़ा ताला किया और चाबी जेब में डाल दी। दरवाजे को खुला छोड़कर मैं बाहर खान के आदमियों को कोई मौका नहीं देना चाहता था कि वो पलवैशा के साथ कोई घटिया हरकत कर सके। पलवैशा के हाथों में पड़ी जंजीर के ताले की चाबी भी उनसे लेकर मैंने जेब में डाल ली थी। बाहर खान मुझे तो कुछ नहीं कह सकता था, अलबत्ता अपना एक आदमी उसने पलवैशा के कैदखाने के सामने खड़ा कर दिया था। मैं अपने कमरे में पहुंचकर बेकरारी से टहलने लगा। मुझे 1% भी अंदाजा नहीं था कि पलवैशा मुझसे यूं टकरा जाएगी। उससे मिलने की कितनी ख्वाहिश थी मेरे दिल में। अब जबकि वो सामने आ गई थी, मेरे पास सवाल ही खत्म हो गए थे। उसकी वहां आमद का मकसद भी मालूम नहीं था। इस बारे जब तक वो खुद जुबान न खोलती मैं उससे कुछ नहीं उगलवा सकता था। खुद पर जबर करते हुए उस पर जितना तशद्दुद में कर सकता था कर चुका था। इससे मजीद मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता था। उसके फूलों से मुलायम बदन की लर्जिश मेरी आंखों में लहराई और मेरा दिल दुख के गहरे एहसास से भर गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए मैं अपनी मुठियां भींचने लगा। अपने अफाल की वो खुद जवाब दे थी। मुझे उसे तशद्दुद का निशाना बनाने का कोई भी हक नहीं पहुंचता था। तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकले हैं चंदा? आंखें बंद करते हुए मैंने उससे सवाल किया। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं खुद पर काबू न रख सका। मेरी आंखों में पानी भर गया था। मेरी बेचैनी में एकदम इजाफा हुआ और मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। वो भूखी होगी, शायद उसे प्यास भी लगी हो सकता है कपड़ों के गीला होने की वजह से उसे सर्दी लग रही हो। वो इतनी नाजुक है, क्या सारी रात
हाथ बुलंद किए खड़ी रह सकेगी? मुख्तलिफ किस्म के अज़ियतनाक सवाल मेरी सोचों में सरसराने लगे थे। अगर सनोबर खान ने वापस आकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाना चाहा तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगा? उसका जवाब नफी में था। मेरे लिए एक साथ इतने आदमियों का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। काफ़ी देर सर खपाने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि उसे फरार करा देने में भलाई थी। 2 दिन बाद मैंने यूं भी अफगानिस्तान रवाना हो जाना था, फिर न मालूम कब वापसी होती, मैं जिंदा भी रह पाता या नहीं। बेहतर यही था कि उसके साथ एक आखिरी एहसान करता जाता। मैंने उसे दुनिया भर की हर लड़की से ज्यादा चाहा था और अपनी चाहत के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था। बाद में सनोबर खान या अल्बर्ट पार्टी जो भी बकवास करते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक नतीजे पर पहुंचते ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और बरामदे में चलता हुआ मतलूबा कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे से बाहर का मुकर्रर किया हुआ संतरी पिस्तौल से खेल रहा था। मैंने एक लम्हे में उस पिस्तौल को पहचान लिया था। वो वही पिस्तौल था जो पलवैशा ने कबील खान से छीना था। अब पलवैशे से उसके हाथ चढ़ गया था। कलशनकोव उस निकंदे से लटकाई हुई थी। मुझे कैदखाने की तरफ बढ़ते देखकर वो चकन्ना हो गया था। मेरे करीब पहुंचते ही वो मोहतात अंदाज में बोला, कमांडर बहार ने हुक्म दिया है कि कोई आदमी पलवैशे से न मिले। क्या उसने मेरा नाम भी लिया था? जी जनाब, उसने जोर शोर से कहा। मैंने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और फिर एकदम झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर मैंने सराज से उसकी गर्दन अपने दाएं बाजू की गिरफ्त में लेते हुए मखसूस अंदाज में दबा दी। उसका बेहोश जिस्म मेरे हाथों में झूल गया था। उसे एहतियात से ज़मीन पर लिटाकर मैं खड़ा हो गया। उसके हाथों से पिस्तौल लेना मुझे नहीं भूला था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। किसी भी वक्त बाहर खान का कोई आदमी उस तरफ का रुख करके मेरे काम में रखना डाल सकता था। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो उसी हालत में खड़ी थी जैसा मैं उसे छोड़ कर गया था। दरवाज़ा खुलने की आहट पर वो उस तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मेरे अंदर दाखिल होने पर उसके चेहरे पर बेचैनी के आसार नमूदार हुए और उसकी नज़रें एक बार फिर मेरे चेहरे का तवाफ करने लगी। मेरे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं था। उसकी रेशमी कलाइयों को जंजीर से आज़ाद कराकर मैंने पिस्तौल उसकी जानिब बढ़ाते हुए बेगाने लहजे में कहा, बाहर मौजूद संतरी को मैंने बेहोश कर दिया है। बरामदे से निकलते ही दाएं जानब मुड़ जाना और कोशिश करना किसी आदमी का सामना न हो। पिस्तौल मेरे हाथ से लेकर वो दुखी नजरों से मुझे घूरने लगी। शायद थोड़ी देर पहले होने वाले तशद्दुद का गिला कर रही थी। उसकी नजरों की ताब न लाकर मैं नीचे देखने लगा। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एकदम मुड़ी और बाहर निकल गई। मैं बस उसकी पुश्त को घूरता रह गया था। मेरी जिंदगी का एक और बाब बंद हो गया था। मैं थके थके अंदाज में वहीं खड़ा रहा। दिल बार बार एहतिजाज करते हुए उसे रुकने की जिद कर रहा था। दिल बार बार एहतिजाज करते हुए उसे रोकने की जिद कर रहा था, लेकिन दिमाग ऐसी किसी भी बेवकूफ़ी के लिए तैयार नहीं था। अचानक मेरे कानों में तड़तड़ाहट की आवाज़ गूंजी। मैं ख्यालों की दुनिया से निकलता हुआ बाहर की तरफ भागा। संतरी की क्लचकोव मुझे गायब नजर आई। यकीनन वो पलवैशा के हाथ चढ़ गई थी। उसके साथ ही मुझे संतरी की गर्दन गैर मामूली तौर पर पीछे की तरफ मुड़ी हुई नजर आई। जाते जाते वो मेरे लिए जवाबदेही मुश्किल बना गई थी। फायरिंग की आवाज़ तेज़ हो गई थी। मैं झुके झुके अंदाज में बाहर निकला। पलवैशा मुझे जनूबी दीवार के साथ बने एक कमरे की आड़ में दाखिली दरवाजे के ऊपर बने मोर्चे वाले संतरी से फायर का तबादला करती नजर आई। उसी वक्त एक अंदरूनी कमरे से कमांडर बाहर भागता हुआ बाहर निकला। उसने हाथ में क्लचकोव थामी हुई थी। उसकी जगह से पलवैशा को निशाना बनाना नहायत आसान था। उसे क्लचकोव सीधी करते देख कर मैं तड़प कर आगे बढ़ा। गोली न चलाना, मैं उसके सामने आ गया था। हट जाओ जवान, वो धाड़ा। मैंने करीब होते हुए एकदम उसकी क्लचकोव की बैरल पर हाथ डाला। अगले ही लम्हे क्लचकोव मेरे हाथ में थी। बाहर खान को मेरी ये जसारत पसंद नहीं आई थी। उसने गालियां बकते हुए मुझ पर हल्ला बोल दिया। एक जानब हटते हुए मैंने उसके कोहलुओं पर एक जोरदार ठोकर रसीद की। वो चंद कदम भागते हुए मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। एक लम्हा भी जमीन पर लेटे बगैर वो दोबारा खड़ा हुआ और गालियां बकते हुए मेरी जानब बढ़ने लगा। अचानक मेरे कानों में पलवैशा की तेज चीख आई। मेरा दिल खौफ से भर गया था। मैंने उसकी जानब नजरें दुड़ाई। वो नीचे गिर गई थी। यकीनन उसे गोली लग गई थी। मेरे दिमाग में एकदम सुर्ख चादर तन गई थी। बगैर एक सेकंड जाया किए मैंने क्लचकोव की बैरल का रुख बाहर खान के सर की तरफ मोड़ा और ट्रैगर दबा दिया। वरना मेरा इसे कत्ल करने का 1% भी इरादा नहीं था। लेकिन पलवैशा की चीख सुनने के बाद अगर मेरी कोई तरजीह थी तो वो पलवैशा की जिंदगी थी। मोर्चे की तरफ से अब तक फायर की आवाज आ रही थी। घुटना नीचे टेकते हुए मैंने मोर्चे के होल पर शिस्त बांधी जहां से क्लचकोव की बैरल झांक रही थी। उस बेवकूफ ने मोर्चे के अंदर जलने वाली रोशनी को भी बुझाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मुसलसल 2 बार ट्रैगर दबाकर मैंने मोर्चे वाले सोरमा को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और पलवैशा की तरफ भाग पड़ा। वो होश में थी। उसकी दाएं टांग से खून बह रहा था। गोली उसकी रान की जड़ में लगी थी। मैंने फौरन दाएं बाएं देखा। चंद कदम के फासले पर पड़ी लाश के सर से बंधी पगड़ी खुलकर नीचे गिरी हुई थी। वो पलवैशा की गोली का निशाना बना
था। मैंने आगे बढ़कर पगड़ी उठाई और उससे एक लंबी पट्टी फाड़कर पलवैसा की टांग पर लपेटने लगा। उसकी टांग से भल भल बहता खून देखकर मुझ पर घबराहट तारी होने लगी थी। वो आंखें बंद करके कराहती रही, हालांकि वो बहुत हौसले और बर्दाश्त वाली थी, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त का दामन उसके हाथ से छूट गया था। बल्कि थोड़ी देर पहले मेरे तशद्दुद करने पर भी उसने खासी कमजोरी दिखाई थी, हालांकि उससे पहले वो ऐसी नहीं थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिमाग मऊफ हुआ जा रहा था। मेरी समझ में कोई लाहे अमल नहीं आ रहा था। मैंने हवेली के सहन में नजरें दौड़ाई। एक लाश दाखिली दरवाजे के साथ और दूसरी सहन के वस्त में पड़ी थी। तीसरी लाश बाहर खान की थी जो बरामदे के सामने थी। इसी तरह एक लाश उस संतरी की थी जिसे मैंने बेहोश किया था और बाद में पलवैसा ने उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। पांचवी लाश मोर्चे के अंदर मौजूद उस आदमी की थी जिसे खत्म करने के लिए मैंने आदत के बरक्स इकट्ठी 2 गोलियां चलाई थी, क्योंकि उस वक्त पलवैसा की चीख सुनकर मुझसे जर्रा सी भी ताकीर बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सनोबर खान बाहर खान के जेरे कमान 4 आदमी हवेली में छोड़ गया था। 5वां खुद बाहर खान था और पलवैसा खान की वजह से वो 5 लाशों की सूरत बिखरे पड़े थे। अब वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। सनोबर खान तक पलवैसा की गिरफ्तारी की बात पहुंच गई थी, इसलिए मैं इन अफवात को किसी नामालूम हमलावर के खाते में भी नहीं डाल सकता था। गो मुझे यकीन था कि इन मरने वालों की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी कि उनकी वजह से अल्बर्ट ब्रोक मुझे सनोबर खान के हाथों कोई नुकसान पहुंचने देता, लेकिन उस वक्त मेरे लिए पलवैसा मुसीबत बन गई थी। ना तो वो अकेली कहीं जा सकती थी और ना मैं उसे वहीं रहने दे सकता था। उसके तमाम अफाल के बावजूद वो अब भी मेरे लिए अहम थी। मुझे उसका मरना किसी तौर पर कबूल नहीं था, बल्कि उसकी टांग में गोली लगने की जितनी तकलीफ मुझे हो रही थी शायद खुद उसे इतनी तकलीफ न होती। मैं तशवीश भरे अंदाज में उसे तड़पते देख रहा था। मैं जानता था कि जूं जूं वक्त गुजरता जाता जख्म ने फोड़े की शक्ल इख्तियार करते जाना था। हमेशा गोली लगते वक्त जरा सी जलन और दर्द होता है और जूं जूं जख्म ठंडा होता जाता है तकलीफ में इजाफा होता जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि गोली अब तक उसके जिस्म के अंदर थी। अचानक मेरे जहन में वहां पड़े इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बक्स का ख्याल आया और मैंने भागकर एनेक्सी का रुख किया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बक्स तलाश करते हुए मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। बक्स खोलकर मैंने अंदर निगाह उड़ाई और अपने काम की दवाई ढूंढने लगा। एक स्नाइपर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बाकायदा तरबियत दी जाती है। मतलूबा दवाइयों को देखकर मेरी आंखों में इत्मीनान झलकने लगा था। मैं बक्स उठाकर बाहर निकलने लगा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि पलवैसा की रान में लगने वाली गोली निकालने के लिए लाजमी तौर पर किसी आरामदेह जगह की जरूरत थी, और ऐसी आरामदेह जगह इस अनेक्सी से बढ़कर कोई नहीं थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में आया कि उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं। यकीनन अंगुराड़े में ऐसा डॉक्टर मिल जाता, मगर उसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि उसे तकरीबन रान की जड़ में गोली लगी थी और वहां से गोली निकालने के लिए उसका बेपर्दा होना लाजमी था, जबकि मैं किसी मर्द डॉक्टर को उसकी इजाजत नहीं दे सकता था कि उसे बेपर्दा देखे, चाहे वो अपने मफाद के लिए हर किसी को उसकी इजाजत देती रहे। मेरे दिमाग में एक तलक सोच गूंजी। हाँ, मेरा दिल दिमाग के खिलाफ डट गया था। यह अपने अपने ज़र्फ की बात होती है। उसकी बहरा रवि का यकीन होते हुए भी मैं उसकी इज्जत को इतना ही कीमती समझूंगा जितना किसी भी चाहने वाले के दिल में अपने महबूब की इज्जत और हुर्मत का ख्याल छुपा होता है।